अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो विरक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ हासिल जिस्त बाय वजीह महमूद का 10th एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। तो फिर कैसा लगा तुम्हें ये फार्म हाउस? अमल के पूछने पर रुतबा मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बड़ा और खूबसूरत। लहजे में 27 थी। ये फार्म हाउस शहरियार के डैड का है, वो मेरे डैड के पुराने दोस्त हैं। वो रुकी, तुमने शहरियार के डैड का नाम तो सुना ही होगा ना, आखिर उन्हें कौन नहीं जानता। अमल की बात पर रुतबा के चेहरे पर उभरता हुआ लाइल्मी का तासुर देखते वो फिर से बोली, फयाज लाशारी, जो लाशारी टेक्सटाइल्स के ऑनर हैं, वही शहरियार के डैड हैं। रुतबा के चेहरे पर शनासाई की रमक उभरी थी। ओह आई सी। फयाज लाशारी को वो हयात साहब की वजह से जानती थी, क्योंकि वो भी उसी कंपनी में एक एम्प्लॉय थे, मगर उसने इस बात का जिक्र अभी मुनासिब न समझा था। इससे पहले कि अमल कुछ और कहती, एक वेटर हाथ में जूस की ट्रे लिया उनके करीब आया। यही अमल के दिमाग ने हरकत की और उसने जूस का गिलास उठाते हुए रुतबा की जानिब बढ़ाया, मगर रुतबा के पकड़ने से पहले ही वो गिलास अमल के हाथ से स्लिप हो गया था और रुतबा के कपड़ों को दागदार कर गया। रुतबा फौरन पीछे हटी, जबकि शीशे का वो गिलास जमीन पर गिरते ही कई टुकड़ों में तकसीम हो गया था। म्यूजिक की तेज आवाज़ की वजह से कोई भी उनकी जानिब मुतवज्जा न हुआ। सॉरी रुतबा, पता नहीं कैसे। इट्स ओके अमल, कोई बात नहीं। रुतबा अपने फ्रॉक का दामन देखते हुए बोली थी, जो मुकम्मल भीग चुका था। तुम मेरे साथ आओ रुतबा। वो उसका हाथ थामते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगी थी। अमल, मेरी बात तो सुनो। रुतबा उसके साथ खींचते हुए चली गई थी। एक कमरे के सामने पहुंचते हुए उसे लिए अंदर दाखिल हुई थी। तुम यही इंतज़ार करना रुतबा, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस का अरेंज करती हूँ। अमल, इसकी ज़रूरत है रुतबा, ये मेरी गलती है, मुझे इसे ठीक करना होगा। अमल के बोलने पर रुतबा बोलने ही लगी थी कि अमल दोबारा बोली थी, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। वो ये कहते हुए वहाँ से चली गई, जबकि रुतबा के अल्फाज उसकी ज़ुबान पर आते आते रह गए। उसने एक नज़र कमरे में मौजूद सामान की जानिब देखा था। कमरे को बहुत नफीस तरीके से सजाया गया था। वो खामोशी से बेड पर बैठ गई, क्योंकि उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता ना था। वो वहीं कमरे में बैठी अपने दामन पर लगे उस दाग को देख रही थी कि एकदम कोई कमरे में दाखिल हुआ था। वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कौन हो तुम? उस शख्स की पुश्त रुतबा की जानिब थी। रुतबा की आवाज़ पर वो दरवाज़ा लॉक करते पलटा था। वो शहरियार था। रुतबा को फौरी अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। उसे यूं अपने साथ कमरे में अकेले देखते उसके औसान खता हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ में घबराहट वाज़ेह थी। उसकी इस हालत पर शहरियार महसूस हुआ, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो। उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट रुतबा को खौफजदा कर रही थी। वो कदम रुतबा की जानिब बढ़ाने लगा। रुतबा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें नमूदार होने लगी। दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर जाना है। उसका हलक सूख चुका था। आवाज़ लड़खड़ाहट का शिकार थी। सुर्ख रंग बहुत जच रहा है तुम पर। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करता बोला। रुतबा की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। तुम दूर रहो, मेरे पास मत आना। उसके बढ़ते कदमों पर रुतबा के कदम बेइख्तियारी पीछे की जानिब उठने लगे। नहीं तो क्या करोगी? हाँ, शोर मचाओगी, सबको बुलाओगी? तो बुलाओ, मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग तुम्हें यूं अकेले मेरे साथ कमरे में देखें। वो रुतबा से सिर्फ चंद कदम के फासले पर खड़ा था। देखो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रुतबा की कमज़ोर आवाज़ पर वो हंसने लगा। याददाश्त बहुत कमज़ोर है तुम्हारी रुतबा, बहुत अहम चीज़ें और वाक़यात भूल जाती हो। वो मज़ीद आगे बढ़ा। रुतबा को अपनी सांस बंद होती महसूस हुई। चलो कोई बात नहीं, मैं याद करवा देता हूँ। उसके अल्फाज रुतबा को वो सब याद दिला रहे थे जिसे वो फरामोश कर बैठी थी। अब तो यकीनन तुम्हें सब याद आ गया होगा। रुतबा के लब फड़फड़ाए। तुम उसका बदला? रुतबा को अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हुई। हाँ बिल्कुल, मगर अपने अंदाज में। शहरियार ने हाथ आगे बढ़ाते उसके गाल को छूने की कोशिश की कि रुतबा उसे धक्का देते हुए साइड से निकल गई थी, मगर उसके कदम शहरियार के अल्फाज पर पत्थर हुए। ये दरवाज़ा आज मेरा इंतकाम पूरा होने के बाद ही खुलेगा। वो उसके करीब आया। अभी देखना मैं तुम्हारी इज्जत को सबके सामने कैसे दो कौड़ी का करता हूँ। पारसाई का बहुत मान है ना तुम्हें, अब देखना। उसने पास पड़ा गुलदान पूरी शिद्दत से ज़मीन पर दे मारा था। रुतबा ने फौरन अपने कानों पर हाथ रखे। उसने उसी अंदाज में दूसरा गुलदान उठाते हुए ज़मीन पर दे मारा था। वो उसी अंदाज में कमरे में मौजूद तमाम चीज़ें उठा कर ज़मीन पर फेंकने लगा था। कांच के टूटने की आवाज़ बहुत ऊंची थी। ये क्या कर रहे हो तुम? रुतबा उसकी इस हरकत की वजह समझने से कासिर थी। तुम्हारी बर्बादी का इंतज़ाम।
बाहर से आती लोगों की आवाज़ों पर वो उसके करीब आया। कोई लोग तोड़ने की कोशिश कर रहा था। शहरियार रुतबा के करीब आया और उसके दोनों हाथ उठाते अपने गिरेबान पर रखे। एन उसी वक्त लोग के टूटने की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। लोग अंदर दाखिल होने लगे और उसी लम्हे रुतबा को ऐसा महसूस हुआ कि आज उसका आखिरी दिन है। रुतबा अपने हाथ शहरियार के गर्दन से हटाते हुए फौरन उससे दूर हुई। सब लोगों की सवालिया निगाहों का मरकज़ रुतबा और शहरियार थे। रुतबा को उन सब की आंखों में मौजूद तासुर अपने रूह के आर पार होता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी नज़र सामने खड़ी अमल पर पड़ी। दिल को कुछ हौसला हुआ और वो भागते हुए उसकी जानिब गई थी। उस मजमे में उसकी सबसे गहरी शनासाई सिर्फ उससे थी। अमल, अमल, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही शहरियार बोलने लगा, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसने खुद मुझे यहाँ बुलाया था। रुतबा की आवाज़ उसकी ऊंची आवाज़ में कहीं दब कर रह गई। ये झूठ। अमल, तुम बताओ इन सबको कि मुझे रूम में तुम छोड़ कर गई थी, वो जूस। रुतबा की आवाज़ उसके अल्फाज लड़खड़ाहट का शिकार थे। ये तुम क्या कह रही हो रुतबा, कौन सा जूस, और मैंने तुम्हें यहाँ कब छोड़ा? रुतबा को लगा आसमान उसके सर पर आ गिरा था। उसने अमल की आंखों में मौजूद अजनबियत का तासुर देखा था। ये वो अमल न थी जिसे वो अपना दोस्त मानती थी। देखा आप सबने, ये लड़की मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। इसने मुझे खुद यहाँ बुलाया था और जब मैं यहाँ आया तो उसने बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। रुतबा को अपना वजूद मनो ज़मीन में दफन होता हुआ महसूस हुआ, मगर उसे अपने किरदार पर आए इस दाग को मिटाना था। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाऊंगी? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। वो नाफी में सर हिलाते हुए सबको अपनी बात को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। उसने आज से पहले कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था। क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। रुतबा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बदला? रुतबा के अल्फाज दम तोड़ गए। अपने रिजेक्शन का बदला तुम आज मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाते। ये झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। रुतबा चीखी कि उसकी समाज से अमल की आवाज़ टकराई। उसके अल्फाज रुतबा को कोड़ों की मानिंद महसूस हुए। शहरियार सच बोल रहा है रुतबा, झूठ तुम बोल रही हो। वो कदम बढ़ाती हुई आगे आई। तुम यूनिवर्सिटी की स्टार्ट से ही शहरियार को पसंद करती थी। तुमने उसे प्रपोज भी किया था, मगर जब उसने तुम्हें इनकार किया तो तुम्हारी ईगो हर्ट हुई थी। उसकी बात पर रुतबा नफी में सर हिलाते हुए उसके पास आई। वो आज खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रही थी। वो आसपास खड़े सब तमाशाइयों के दरमियान तमाशा बनकर रह गई थी। ये तुम क्या बोल रही हो अमल? मेरे पास सबूत है रुतबा। आवाज़ शहरियार की थी। रुतबा ने जोर से आंखें मीची। मैं तो तुम्हें अपने दोस्त समझता था, मगर तुम्हारे इरादे तो कुछ और ही थे। उसने अपना मोबाइल निकालते हुए सबको मुखातिब किया। ये देखो तुम्हारी वो तस्वीर जो तुम मुझे रोज़ भेजती थी, और तुम्हारा कहना है कि तुम मुझे जानती ही नहीं। वो इस्तेज़ाइया हंसा। रुतबा का दिल चाहा कि उसी वक्त ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। ये मैसेजेस, ये कॉल्स, क्या ये सब भी झूठ हैं? रुतबा समझ चुकी थी कि उस सब के पीछे किसका हाथ है। उसने अमल की आंखों में देखा। उसे आज उसका वो चेहरा दिखाई दे रहा था जो उसकी आंखें आज से पहले देखने से कासिर थी। ये सब झूठ है, सब झूठ है, मैं उसे नहीं जानती। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। आंसुओं में बेबसी थी। अच्छा, तो फिर ये क्या है? आखिरी पार्टी में ली गई रुतबा और शहरियार की तस्वीर सबकी आंखों के सामने थी। अब तुम ये भी कहोगी कि ये तस्वीर भी झूठ है? रुतबा को अपना सर फटता हुआ महसूस होने लगा था। मुझे तुमसे हर किसी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मुझे तुम्हें अपनी दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है। वो अमल थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त। पर दरअसल कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तुम्हारी क्लास का है। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां हमेशा ऐसे ही इलीट क्लास के लड़कों पर डोरे डालते उन्हें फंसाने की कोशिश करती हैं, और जब नाकाम होती हैं तो यूं ही उन्हें इमोशनली ट्रैप करते हुए उन्हें मजबूर कर देती हैं। रुतबा के कानों में अब मज़ीद कुछ भी सुनने की सकत न थी। सबकी नज़रों की ताब न लाते वो अपना वजूद घसीटने लगी कि अमल उसके करीब आई। रुतबा ने उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में नफरत थी, हकारत थी। शेम ऑन यू रुतबा, शेम ऑन यू। रुतबा ने अफी में सर हिलाते हुए रोते हुए वहाँ से निकल गई। वो रोते हुए गेट से निकली थी। उसे आसपास मौजूद हर शख्स की नज़रें खुद का मजाक उड़ाती महसूस हो रही थी। उसने अपने बहते आंसू साफ किए और दुपट्टा सर पर ओढ़ते अपना चेहरा ढांपा और चलती हुई पार्किंग एरिया से गुजरती एक सिमत में बढ़ने लगी। उसे रास्ते मालूम न थे, मगर वो जल्द अज जल्द इस जगह से दूर जाना चाहती थी। वो आज अपनी असल मंजिल, अपने घर पहुंचना चाहती थी, जिससे वो फरार तलाश कर रही थी।
وہ تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اسے عمل کے ساتھ گزارا گیا ایک خوشگوار لمحہ یاد آتا۔ کیا وہ اس کی دوست تھی؟ جواب فوراً آیا، نہیں، عمل اس کی وہ دشمن تھی جسے اس نے خود اپنے آستین میں پالا تھا۔ اس نے دوستی میں اندھا اعتماد کیا تھا اور آج نتائج اس کے سامنے تھے۔ وہ 15 منٹ مسلسل چلنے کے بعد مین روڈ تک پہنچ گئی تھی۔ پاؤں میں پہنی ہیلز پاؤں کو زخمی کر رہی تھی، مگر روح پر لگے اس زخم کے سامنے پاؤں پر موجود زخم کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور آگے بڑھتے ایک رکشہ رکواتے اس میں بیٹھ گئی۔ رکشے والے کو اپنی منزل کا پتہ دیتے رکشہ اب اس کے گھر کی جانب روا تھا۔ اسے بار بار صالحہ بیگم اور آبرو کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ جب وہ اسے عمل سے دور رہنے کو کہتی تھی، مگر وہ ہمیشہ عمل کی حمایت کرتے، اپنے الفاظ سے ان کی دل آزاری کرتی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں پر کسی غیر کو ترجیح دی تھی اور آج وہ سب کے سامنے رسوا ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ اسے دوستی میں دھوکا ہوا تھا اور دوست کا دیا ہوا دھوکا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ دوستی کا رشتہ بے غرض ہوتا ہے اور اس میں ملے دھوکے کی چوٹ بہت گہری ہوتی ہے۔ ہمارے آس پاس موجود لڑکیاں بھی بہت جلد دوسروں پر اعتبار کرتے اپنے تمام راز کسی دوسرے کو دے دیتی ہیں، کیونکہ وہ یہ فراموش کر بیٹھتی ہے کہ ایک انسان جیسا دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت میں بھی ویسا ہی ہے یا نہیں۔ جلدی میں کیا گیا اندھا اعتماد اکثر گہرے زخم دے جاتا ہے۔ اس نے اپنا پرس کھولتے موبائل نکالا۔ اس کا موبائل بند پڑا تھا۔ اسے فوراً اپنا موبائل آن کیا۔ موبائل آن کرتے ہی اس کی آنکھیں پھر سے بھیگی تھیں۔ آبرو کی 6 مسڈ کال نوٹیفیکیشن سامنے جگمگا رہا تھا۔ اس نے موبائل دوبارہ اندر ڈال دیا۔ زخمی دل سے خون پوری شدت سے رس رہا تھا۔ اس کی دوستی اس کی سب سے بڑی دشمن تھی، اور اگر آپ کا دوست آپ کا دشمن ہو جائے تو وہ ہمیشہ آپ کی کمزوریوں پر وار کرتا ہے، کیونکہ دوستوں پر انسان اپنی ہر کمزوری آیا کر دیتا ہے۔ دوستی میں احتیاط انسان کو بہت سی مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھانے لگا تھا کہ رکشے والے کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ باجی، آگے کس طرف مڑنا ہے؟ اس کے سوال پر رتبہ ہوش میں آئی۔ جلدی سے آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے اسے جواب دیا، دائیں، دائیں جانب۔ وہ اپنے آپ پر قابو پاتی بولی۔ کچھ دیر بعد رکشہ اس کے گھر کے سامنے جا رکا تھا۔ اپنی منزل کو سامنے دیکھتے وہ فوراً اتری۔ اپنا پرس کھولتے 1000 کا نوٹ رکشے والے کو دیتے ہوئے گیٹ کی جانب مڑی کہ رکشے والے نے اسے پکارا، باجی بقیہ پیسے تو لیتے جائیں۔ رتبہ غائب دماغی سے اس کے پاس گئی، پیسے اس سے لیتے پرس میں ڈالتے گیٹ تک آئی اور بیل بجانے لگی۔ کچھ لمحے بعد گیٹ کھل گیا۔ گیٹ کھولنے والی آبرو تھی۔ آبرو کے چہرے پر اپنے لیے فکر دیکھتے رتبہ کا دل چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس نے عمل کے لیے اپنی اس بہن کا دل دکھایا تھا جو آج اس کے لیے اتنی پریشان تھی، جبکہ دوسری جانب رتبہ کی جانب دیکھتے آبرو کا دل ایک دم کسی انہونی کا اندیا دینے لگا تھا۔ اس کے بہتے آنسو، روئی روئی لال آنکھیں، وہ حقیقی معنوں میں بہت پریشان ہوئی تھی۔ رتبہ، تم ٹھیک ہو؟ گیٹ بند کرتے ہوئے وہ فوراً بولی، جس پر رتبہ نے بآواز روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ سامنے کا منظر دھندلایا اور ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا اور وہ اپنے پیچھے کھڑی آبرو کے بازو میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ آبرو نے اسے گرتا ہوا دیکھ کر فوراً سنبھالا۔ رتبہ، رتبہ آنکھیں کھولو، رتبہ! وہ اس کے گال تھپتھپا رہی تھی، مگر اس کی بند آنکھوں میں ذرا بھی حرکت نہ ہوئی۔ اسبا، اسبا! اس نے اونچی آواز میں اسبا کو پکارا۔ اسبا سامنے کا منظر دیکھتی بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ رتبہ، رتبہ! وہ بھی رتبہ کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ آبرو نے اسے مخاطب کیا، پانی لے آؤ اسبا فوراً۔ اسبا اس کی بات سنتے تیزی سے اندر گئی تھی کہ اتنے میں صالحہ بیگم بھی باہر آ گئی۔ وہ تیزی سے ان کے پاس پہنچانا چاہتی تھی، مگر ان کی صحت ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ صالحہ بیگم اور اسبا ایک ساتھ ہی ان کے قریب آئیں۔ آبرو، کیا ہوا ہے رتبہ کو؟ وہ پریشانی سے وہیں اس کے پاس زمین پر بیٹھنے لگی۔ کچھ نہیں امی، بس بے ہوش ہو گئی ہے۔ آبرو نے اسبا سے پانی کا گلاس لیتے پانی رتبہ کے چہرے پر ڈالا، مگر اس کے وجود میں بالکل بھی جنبش نہ ہوئی تھی۔ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا آبرو؟ صالحہ بیگم کی آواز روند گئی، جبکہ یہی بات آبرو کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ مجھے رتبہ کو ہاسپٹل لے جانا ہوگا امی۔ اس نے فوراً اسبا سے موبائل منگواتے ہوئے ایمبولینس کو کال کی تھی۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی آبرو، صالحہ بیگم کی بات پر آبرو بولی۔ پریشان مت ہوئیں امی، رتبہ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ اور اسبا گھر پر ہی رہیں، میں رتبہ کے ساتھ جا رہی ہوں نا، میں فون پر آپ کو ساتھ ساتھ اس کی خیریت کی خبر بھی دیتی رہوں گی۔ صالحہ بیگم بے چین ہوئی، مگر آبرو کی بات درست تھی۔
उन्हें घर पर ही रुकना चाहिए था। रुतबा को स्ट्रेचर पर डालते हुए हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। आबरू का दिल स्ट्रेचर पर पड़ी अपनी बहन के वजूद को देखते कांप रहा था। उसका दिल आज रुतबा के लिए बहुत शिद्दत से घबरा रहा था। हॉस्पिटल की राहदारियों से गुजरते उसका स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर के सामने जाकर रुका और रुतबा को अंदर ले जाया गया था। वो वहीं उधर से इधर चक्कर लगाते हुए रुतबा के लिए दुआ गो थी कि 20 मिनट गुजरने के बाद भी डॉक्टर्स की जानिब से कोई खबर मौसूल न हुई। घर से बार बार कॉल आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, किसे अपनी मदद के लिए पुकारे कि अचानक जहन में एक ख्याल नमूदार हुआ। मगर रात की इस पहर ये मुनासिब ना था, पर इसके अलावा उसके पास कोई और हल मौजूद ना था। उसने मोबाइल निकालते हुए एक नंबर डायल किया। बेल जा रही थी। हर बेल के साथ आबरू की धड़कन बढ़ती जा रही थी कि अगर उसने भी फ़ोन ना उठाया तो कि कॉल दूसरी जानिब से रिसीव कर ली गई। हेलो। एक नींद में डूबी हुई मर्दाना आवाज़ समाज से टकराई। उसे अपने इस अमल पर अफसोस हुआ, मगर आज वो बहुत मजबूर थी। हेलो, मैं आबरू बात कर रही हूँ। ये नाम सुनते दूसरी जानिब मौजूद ताशफीन की नींद एकदम उड़ी थी। वो ये आवाज़ कैसे भूल सकता था। वो फौरन अपने बेड पर उठ बैठा। नज़र बेइख्तियार ही घड़ी की जानिब गई जो रात का 1 बजा रही थी। उसके दिमाग में पहला ख्याल सालिया बेगम का आया। हेलो आबरू, सब खैरियत है ना आंटी? क्या आप प्लीज़ इस वक्त हॉस्पिटल आ सकते हैं? आबरू उसकी बात काटती बोली। उसके लहजे में पोशीदा परेशानी ताशफीन महसूस कर सकता था। वो इसरार ना भी करती तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता। दरअसल वो आप परेशान ना हो आबरू, मैं अभी 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच रहा हूँ। वो बगैर वजह जाने उसकी एक पुकार पर उसके पास आ रहा था। आबरू ने फ़ोन काटते आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। एक आंसू आँख के किनारे से फिसलता उसके रुखसार पर बह गया था। वो पास पड़े बेंच पर जा बैठी कि पूरे 10 मिनट बाद उसे वो दाई जानिब से अपनी जानिब आता दिखाई दिया। आसमानी रंग की शर्ट के साथ सियाह पैंट पहने वो तेज तेज कदम उठा रहा था। लेदर की सियाह जैकेट को दुरुस्त करता वो उसके पास आया। आबरू भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। वो तेज ड्राइव करता हुआ आधे घंटे का रास्ता 10 मिनट में तय करते यहाँ पहुँचा। आबरू उसे रुतबा की हालत के बारे में बताने लगी, जिस पर वो उसे तसल्ली देता ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस बाहर आया था। उसके तासुरात देखते आबरू के आसपास खतरे की घंटियाँ बजने लगी थी। वो तेजी से उसके पास गई। रुतबा वो ठीक तो है ना? उसका लहजा मुतफक्किर था। आवाज़ न चाहते हुए भी लड़खड़ा गई थी। उसकी ये हालत देखते ताशफीन को बहुत तकलीफ हुई। आबरू, बहुत हौसले से मेरी बात सुनिएगा। ताशफीन के अल्फाज सुनते आबरू का दिल एकदम थम गया था। वो ठीक तो है ना? वो मध्यम आवाज़ में अपना सवाल दोहराती बोली। रुतबा को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। आबरू को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। उसने कुछ बोलना चाहा, मगर उसकी आवाज़, उसके अल्फाज उसका साथ छोड़ गए, क्योंकि बात अपनों पर आ गई थी। इंसान अपने साथ के दुख तकलीफ को तो बर्दाश्त कर लेता है, मगर पर मामला जब अपनों का हो तो बड़े से बड़ा इंसान भी कमज़ोर पड़ जाता है। आप यूँ हिम्मत मत हारें, डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह रुतबा को कुछ नहीं होगा। आबरू ने सामने खड़े ताशफीन को देखा और अपनी आंसू से भरी आंखों के लिए वापस उस बेंच पर जा बैठी और अपना सर अपने दोनों हाथों में गिरा लिया। जबकि सामने खड़े ताशफीन के इख्तियार में होता तो वो उसके उन आंसुओं के पीछे मौजूद हर वजह को ख़त्म कर देता। आधा घंटा मज़ीद गुजर चुका था, मगर डॉक्टर्स की जानिब से रुतबा की कोई खबर भी उन तक न पहुंची थी। आबरू का फ़ोन मुसलसल बज रहा था, मगर वो खुद में इतनी हिम्मत न रखती थी कि फ़ोन उठाते सालिया बेगम को रुतबा के बारे में कुछ बताती। वो आज खुद को बहुत कमज़ोर और बेबस महसूस कर रही थी। पास खड़ा ताशफीन, जो तब से उसकी ये हालत देख रहा था, कदम उठाता उसे करीब आया और उसके मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखा कि कॉल दूसरी जानिब से काट दी गई। चंद सेकंड्स बाद दोबारा कॉल आने लगी। आप फ़ोन उठाएं आबरू। उसकी आवाज़ पर ताशफीन ने अपना झुका हुआ सर उठाते हुए उसकी जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिली। आबरू का आंसू से तर चेहरा और सुर्ख आंखें देखते ताशफीन ने फ़ौरन नज़रों का जाविया बदला था। उसने आज पहली बार उसे यूँ रोते हुए देखा था। वो मुझसे रुतबा के बारे में पूछेंगी, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? उसका टूटा हुआ लहजा, रुंधी हुई आवाज़ ताशफीन के लिए सब्र करना बहुत मुश्किल था। उसने हाथ आगे बढ़ाते आबरू से उसका मोबाइल मांगा। आबरू ने पहले न समझी से उसकी जानिब देखा। ताशफीन ने उसके मोबाइल की जानिब इशारा किया, जिस पर आबरू ने अपना मोबाइल उठाते ताशफीन को थमा दिया। सालिया बेगम की आवाज़ आबरू की समाज से भी टकराई थी, मगर अल्फाज वाज़े ना थे, पर आवाज़ में मौजूद दर्द, बेचैनी वो बखूबी महसूस कर सकती थी। ताशफीन ने बहुत तामुल से उन्हें
ढके छुपे अल्फाज में रुतबा की हालत बताते, उन्हें तसल्ली देते, रुतबा के लिए दुआ करने का कहते। फ़ोन काट दिया और मोबाइल वापस आबरू को थमाया कि आबरू बोली, आपने अम्मी से झूठ क्यों बोला? अगर रुतबा को कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? आबरू के इस सवाल पर ताशफिन फ़ौरन बोला, अल्लाह पर भरोसा रखें आबरू, वो बड़ा रहीम है, हर चीज़ पर कादिर, उससे दुआ मांगे, वो आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा। उसकी आवाज़ और अल्फाज बहुत पुरअसर थे। वो ये कहते वापस कुछ फासले पर जा खड़ा हो गया। आबरू ने आंखें बंद करते उस कायनात के मालिक, हर बशर को पैदा करने वाले अपने रब से अपनी बहन की तंदुरुस्ती की दुआ मांगी। आधा घंटा मजीद गुजरा कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर्स बाहर आए थे। आबरू तेज़ी से उठती उनके करीब गई। उसके कुछ कहने से पहले एक डॉक्टर बोलने लगा, मरीज़ का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, मगर अब उनकी जान खतरे से बाहर है। आबरू के लब्बे साख्ता ही मुस्कुराहट में ढले। उसकी बहन ठीक थी, हाँ वो ठीक थी, उसकी जान बचा ली गई थी, उसके रब ने उसकी दुआ सुन ली थी। उसने आंखें बंद करते चेहरे पर हाथ फेरते अपने रब का शुक्र अदा किया था, जबकि पास खड़े ताशफिन के होठ भी आसूदा मुस्कुराहट में ढले। मगर अगले 48 घंटे उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप बस उनके लिए दुआ करें कि उन्हें जल्द होश आ जाए। डॉक्टर्स की बात पर आबरू फ़ौरन बोली, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? डॉक्टर के जवाब देने से पहले ताशफिन बोला, जी आप अंदर जा सकती हैं। आबरू ने ताशफिन की जानिब देखा और फिर अंदर चली गई। उसके जाने पर ताशफिन डॉक्टर से बात करने लगा। अंदर दाखिल होते आबरू की नज़र रुतबा पर पड़ते ही उसकी आंखें भीगी। वो उसके करीब गई और हाथ बढ़ाते उसके बालों को सहलाया और झुकते हुए उसका माथा चूमा और उसका हाथ अपने हाथ में लिए नम आंखों के साथ मुस्कुराई। यह मंजर दरवाजे में खड़े ताशफिन ने अपनी आंखों से देखा था और उसे वहीं छोड़ते वो बाहर आ गया। आबरू सालेह बेगम को कॉल करते उन्हें रुतबा की सेहतयाबी की इत्तला दे चुकी थी। सालेह बेगम अभी हॉस्पिटल आने पर बजित थी, मगर आबरू ने उन्हें फ़िलहाल घर पर रहने का और सुबह होते ही हॉस्पिटल आने का कहते तसल्ली दी थी, क्योंकि उस वक्त मरीज़ के साथ किसी एक अटेंडेंट को ही रुकने की इजाज़त थी। डॉक्टर्स आबरू को बाहर भेजते रुतबा का दोबारा मुआयना कर रहे थे। ताशफिन भी उन्हें डॉक्टर्स के साथ मौजूद था। आबरू बाहर बेंच पर आ बैठी। वो खुद को काफ़ी हद तक पुरसकून महसूस कर रही थी। अब उसे रुतबा की इस हालत के पीछे मौजूद वजह को पता लगाना था कि आखिर पार्टी में ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे हॉस्पिटल के बिस्तर तक पहुंचा दिया। इतना तो वो जानती थी कि इसकी इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं अमल है। उसे अमल से हुई अपनी बात याद आने लगी। उसने मोबाइल निकालते कुछ पल सोचा कि कौन उसे पार्टी में हुई तमाम बातें बता सकता है कि एकदम सहन में ख्याल आया। उसके पास सादिया का नंबर था। मोबाइल ऑन करते उसकी नज़र सामने लिखे हिंसों पर पड़ी। उस वक्त रात के 4 बज रहे थे। कॉल के लिए वक्त मुनासिब ना था, मगर कॉल ज़रूरी थी। उसने वो नंबर डायल करते हुए फ़ोन कान से लगाया। बेल जाती रही, मगर किसी ने फ़ोन ना उठाया। आबरू ने दोबारा कॉल मिलाई। इस बार आखिरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया था। सादिया की नींद में डूबी हुई आवाज़ उसकी समाज से टकराई। आबरू ने बात का आगाज़ करते उससे रात में हुई पार्टी के बारे में सवाल किया था, मगर सादिया ने उसे कुछ न बताया, जिस पर आबरू को मजबूरन उसे रुतबा की हालत के बारे में बताना पड़ा था, जिस पर सादिया की ज़बान खुलने लगी थी। आबरू को रुतबा पर अफसोस जबकि अमल पर गुस्सा आने लगा। फ़ोन कट चुका था। अपनी बहन के साथ हुई इस ज्यादती का उसे इल्म हो गया था, मगर उसे मालूम था कि उसमें कसूरवार उसकी अपनी बहन भी थी। वो अमल और शहरियार से अपनी बहन के साथ किए गए सलूक के बारे में सवाल करना चाहती थी, मगर इस वक्त वो उस पोजीशन में ना थी कि वो कुछ कर पाती। अभी केस के मसाइल ने उसकी ज़िंदगी को उलझा रखा था और अब रुतबा की सेहत उसके लिए सबसे ज़रूरी थी। वो उन्हीं सोचों में गुम थी कि उसे अंदाज़ा ही ना हुआ कि कब डॉक्टर्स रुतबा का मुआयना करते चले गए। वो अपनी सोचों की झटकते हुए उठी और अंदर दाखिल हुई, जहाँ ताशफिन एक नर्स को रुतबा के मुतालिक कुछ हिदायत दे रहा था। आबरू उनके करीब चली गई, मगर खामोश रही। उसकी मौजूदगी को महसूस करते ताशफिन ने साइड टेबल पर रखा हुआ एक कागज़ नर्स को थमाया और नर्स ताशफिन की बात पर सर हिलाते बाहर चली गई। डॉक्टर्स क्या कह रहे थे रुतबा के बारे में? आबरू के सवाल पर ताशफिन आबरू की जानिब देखते जवाब देने लगा, जबकि आबरू की नज़रों का मरकज़ बेड पर मौजूद रुतबा का वजूद था। रुतबा रिकवर कर रही है। आबरू के लबों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आई। अब बस उसके होश आने का इंतज़ार है। आबरू ने नज़र उठाते ताशफिन की जानिब देखा। कुछ देर तक रुतबा को ICU में शिफ्ट करेंगे ताकि जब तक उसे होश नहीं आता उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा सके।
आबरू ने समझने के अंदाज में सर हिलाया और सामने खड़े ताशफिन को देखने लगी थी, जो रुतबा की ट्रिप चेक कर रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूँ बार बार शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने जो कुछ भी किया एक डॉक्टर होने के नाते से ये सब मेरा फ़र्ज़ था। वो आबरू की बात पर नरमी से काटता बोला, जिस पर आबरू खामोशी से मुस्कुराई। आबरू ने आज दिल में एक बात का एतराफ़ किया था कि सामने खड़ा मर्द सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मर्द भी था। सानिया बेगम इसबा और हरम के हमरा हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। रुतबा को अभी तक होश नहीं आया था। वो सब उस वक्त रुतबा के पास मौजूद थे। सानिया बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। वो कभी रुतबा का माथा चूमती तो कभी हाथ। वो एक ऐसी माँ थी जिन्होंने कुछ अरसे पहले ही अपनी औलाद को खोया था। अम्मी अम्मी संभाले खुद को। आबरू उन्हें अपने साथ लगाते संभालने लगी। रुतबा की हालत अब खतरे से बाहर है, आप बस उसके होश में आने की दुआ करें। वो उन्हें साथ बड़े सोफे पर बिठाने लगी। पास खड़ी इसबा और हरम भी रुतबा की इस हालत पर बहुत परेशान थी। मैं कैसे सब्र करूं बेटा, मुझसे अब से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी बच्ची इस हाल में। आबरू ने उन्हें गले लगाया। उसी लम्हे ताशफिन कमरे में दाखिल हुआ। वो सुबह ही सबरीना को कॉल करते सारे मामले की तफसील से आगाह कर चुका था। सबरीना हॉस्पिटल आना चाहती थी मगर ताशफिन ने उन्हें रोक दिया था। वो चाहता था कि एक बार रुतबा को होश आ जाए, फिर वो वहाँ आकर सालिया बेगम और रुतबा से मिल ले। और वैसे भी हॉस्पिटल में इतने लोगों को जमा हो जाना मरीज के लिए भी नुकसानदेह था। सानिया बेगम रोते रोते गहरी सांस लेने लगी थी। ताशफिन उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ और तेजी से उस जानिब आया था। गले में पहना स्टेथोस्कोप उतारते उनकी धड़कन का मुआयना करने लगा। वो मुसलसल रो रही थी। ताशफिन ने सामने बैठी आबरू को मुखातिब किया। आबरू, इन्हें संभालने की कोशिश करें वरना इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आप सबका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। वो रुका। आबरू उसी की जानिब देख रही थी। मैं आप लोगों के लिए अलग रूम का अरेंज करता हूँ, आप आंटी को वहाँ ले जाएं। सालिया बेगम ताशफिन की बात सुनते बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी बच्ची के पास रुकना है। उनकी आवाज़ मध्यम मगर लहजे में जिद थी। आंटी, आप रुतबा के लिए परेशान मत हों, वो बिल्कुल ठीक है, पर अगर आप यूँ ही रोती रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझ पर भरोसा रखें, रुतबा बिल्कुल ठीक है। ताशफिन सानिया बेगम को जो तसल्ली देता बोला और अपनी जगह छोड़ते उठ खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद वो सब एक अलग कमरे में मौजूद थे। नर्स सानिया बेगम को ड्रिप लगा रही थी, जबकि ताशफिन भी उनके पास ही खड़ा था कि सानिया बेगम ने आबरू को मुखातिब किया। आबरू, मुझे कुछ बताओ तो कि रुतबा को क्या हुआ था, वो कैसे इस हालत में पहुंची। सानिया बेगम के सवाल पर आबरू ने कुल आँखों से पास खड़े ताशफिन और सानिया बेगम के पास खड़ी नर्स को देखा कि ताशफिन के अल्फाज उसकी समाज से टकराए। आप आंटी का ख्याल रखिएगा, कोई भी मसला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अभी आता हूँ, उसने आबरू की जानिब देखते कहा और फिर नर्स को मुखातिब किया। आप भी मेरे साथ आए। वो दोनों रूम से बाहर जा चुके थे, जबकि आबरू उसके इस अमल पर हैरान हुई थी कि वो कैसे उसकी खामोशी के पीछे छुपी बात समझ गया था। आबरू, मुझे कुछ तो बताओ बेटा। सानिया बेगम की आवाज़ पर वो उनकी जानिब मुतवज्जा हुई और मुनासिब अल्फाज में उन्हें उस रात पार्टी में हुआ वाक़या कह सुनाया। उसने उन्हें सिर्फ इतना बताया था कि रुतबा की अपनी दोस्त से शदीद तल्ख कलामी हुई थी, क्योंकि वो असल बात उन्हें बताते मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। वो अपने आलिशान कमरे में बैठी उस वक्त अपने पाँव का मसाज करवा रही थी। कमरे में हर जानिब हर दीवार पर उसी की छोटी बड़ी तस्वीरें नस्ब थीं। वो एक खुद पसंद और ज़िद्दी लड़की थी जिसे रुतबा सिद्दीकी ने पहचानने में गलती की थी। वो आंखें बंद किए किसी गहरी सोच में गुम थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने आंखें खोलते हाथ आगे बढ़ाया और अपना मोबाइल उठाते स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखा। कॉल शहरियार की थी। उसने हाथ के इशारे से मुलाजमा को कमरे से बाहर भेज दिया था और कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगाया कि शहरियार की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। आप कैसा फील कर रही हैं आप अमल आफंदी? अमल मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी। रिलैक्स। उस एक लफ्ज़ी जवाब में उसकी कैफियत आया थी। एक खबर है तुम्हारे लिए। कहो। अमल ने साइड टेबल पर पड़ा जूस का गिलास उठाते अपने लबों से लगाया। कल रात रुतबा को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अमल एकदम हैरान हो गई थी मगर खामोश रही। लगता है काफ़ी सीरियस थी वो इस दोस्ती को लेकर। वो तन से बोली, तुम्हें ये खबर किसने दी? सादिया की कॉल आई थी, जवाब फ़ौरन आया। बहुत अफसोस हुआ मुझे, बच गई या? अमल की बात पर वो हंसा। अमल ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी थी। बच गई, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि तुम्हारी दोस्ती ने उसे बचा लिया। अमल इस्तेज़ाइया अंदाज में बोलने लगी। बिल्कुल,
मेरी दोस्ती उसके लिए काफ़ी अहम थी। खैर, उसका चैप्टर अब मैं अपनी ज़िंदगी से क्लोज कर चुकी हूँ शहरयार। वो रुकी। सो आइंदा मेरे सामने उसका जिक्र करके मेरा मूड मत ख़राब करना, बाय। वो ये कहते फ़ोन काट चुकी थी। रुतबा को कुछ देर पहले ही होश आया था। उसके पास मौजूद हर शख्स के चेहरे पर पुरमसरत मुस्कुराहट थी। उन सबको परेशानी के बाद राहत नसीब हुई थी। वो सब रुतबा से हल्की फुल्की बातें करते उसे मुतमईन रखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसके सामने कोई भी ऐसी बात जो उसके लिए परेशान का बास बन सके करने से सख्ती से मना किया था। जबकि होश के मनासिल तय करते ही रुतबा को सब याद आने लगा था जो उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। मगर अपनों को पास देखते, उनके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहटें देखते वो पुरसुकून और मुतमईन महसूस कर रही थी। आबरू को साले बेगम ने हरम के साथ घर भेजा था ताकि वो फ्रेश होकर कुछ देर आराम कर ले। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि सबरीना और जावियार अंदर दाखिल हुए थे। सबरीना सालिया बेगम और रुतबा के करीब जाते उनसे मिलने लगी। कुछ फासले पर खड़ा जावियार संजीदा चेहरा लिए रुतबा को देख रहा था। मुरझाया हुआ चेहरा, पीला पड़ता रंग, आंखों के नीचे गहरे हल्के सूजी हुई आंखें। वो सदियों की बीमार लग रही थी। खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते रुतबा ने जावियार की जानिब देखा। दोनों की नज़रें मिली। उसकी नज़रों का सारा शौकपन मान पड़ गया था। जावियार का दिल बेइख्तियार ही उसके लिए परेशान हुआ। वो उसे ऐसी बुझी बुझी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो हमेशा दो बदो जवाब देती ही जचती थी। वो नजरें फेरता बाहर आ गया जहाँ उसे सामने ही ताशफिन आता दिखाई दिया। ताशफिन जावियार के चेहरे पर छाए तासुरात देखता परेशान हुआ। क्या हुआ जावी, सब ठीक है ना? वो उसके करीब आता बोला। रुतबा को क्या हुआ है भाई? सवाल इंतहाई गैर मुतवक्का था। ताशफिन उसकी आंखों में नजर आता तासुर देखते झटका। उसकी आंखें ताशफिन को कुछ और ही समझा रही थी। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। जावियार फौरन बोला, वो तो मुझे भी मालूम है भाई। वो रुका और ताशफिन की आंखों में देखता हुआ बोला, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ क्यों था, मैं ये पूछ रहा हूँ। उसका लहजा और अंदाज ताशफिन को हैरान कर रहा था। वो आज ज़रूरत से ज़्यादा ही संजीदा था। मुझे नहीं मालूम जावी, मगर जो भी हुआ था वो उसके लिए बहुत तकलीफ था। जावियार ने सख्ती से लब पीछे। ताशफिन उसके करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत करो जावियार, वो अब ठीक है। वो दोनों भाई थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। वो हॉस्पिटल के इस कमरे में इस वक्त अकेली थी। उसे आज यहाँ एडमिट हुए पूरा हफ्ता हो गया था, मगर अभी तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया गया था। उन 7 दिनों में हर कोई उसकी तीमारदारी के लिए हॉस्पिटल आया था। राबिया बेगम और महमल भी अभी कुछ देर पहले ही वापस गई थी। इन दिनों में आबरू का उससे बहुत बार सामना हुआ था, मगर आबरू ने उसे मुखातिब करते सिर्फ चंद रस्मी बातों के अलावा कोई बात न की थी। रुतबा को उसके चेहरे पर वाज़ेह नाराज़गी दिखाई देती थी। यकीनन वो सब जान चुकी होंगी, मगर रुतबा को उससे कोई गिला ना था, क्योंकि उसे नाराज़ होने का पूरा हक हासिल था। आबरू रोज़ रात उसके पास ठहरती, मगर उनके दरमियान गुफ्तगू न होने के बराबर होती। वो उन्हें सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुला और आबरू अंदर दाखिल हुई। उसने सामने मरीजों के लिबास में मौजूद रुतबा की जानिब देखा और उसे सलाम करते दरवाज़ा बंद किया और कदम बढ़ाते उसके करीब आई। अपना बैग सोफे पर रखते उसने रुतबा की जानिब देखा, जो बेड पर बैठी उसे ही देख रही थी। सोई क्यों नहीं अभी तक? नरमी से सवाल किया गया। मुझे नींद नहीं आ रही, जवाब फौरन आया। तुम्हारी तबीयत ठीक है? लहजे में फिक्र थी। रुतबा ने अस्पात में सर हिलाया। मेडिसिन ली थी? इस बार भी रुतबा की इकरार में हिलती गर्दन पर आबरू पुरसुकून हुई और टेबल पर मौजूद चीज़ें समेटने लगी थी। मुझे भूख लग रही है आबरू। रुतबा की आवाज़ पर आबरू ने एक नज़र घड़ी की जानिब देखा, जो रात के 11 बजा रही थी, और अस्पात में सर हिलाते टेबल पर रखे फलों में से 2 सेब उठाते हुए प्लेट में रखे और खड़े खड़े उन्हें काटने लगी थी। सेब के हर टुकड़े के साथ रुतबा खुद को आबरू से बात करने के लिए तैयार कर रही थी। आबरू प्लेट उठाए उसके करीब गई थी कि रुतबा बेइख्तियार अपने दोनों बाजू उसके गिर्द फैलाते उसके गले लग गई। रुतबा की इस हरकत पर आबरू एकदम हैरान हुई थी, मगर फिर प्लेट साइड पर रखते उसने भी अपने बाजू उसके गिर्द फैलाते उसे गले लगाया कि रुतबा की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। मुझे माफ़ कर दो आबरू, मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। उसकी आवाज़ रुन चुकी थी। आबरू ने उसे खुद से अलग करते उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके बहते आंसू साफ करने लगी। तुम हमेशा मुझे समझाती थी, मगर मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। हमेशा तुमसे बदतमीजी करते, तुम्हारा दिल दुखाती, तुम्हें तकलीफ देती थी। मैं बहुत बहुत बुरी हूँ आबरू। वो रो रही थी।
تمہارے ان آنسوؤں سے بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے رتبہ۔ آبرو کی اس بات پر رتبہ نے آبرو کی جانب دیکھا جس کی آنکھیں نم تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا چاہا ہے، اب بھی وہی چاہتی ہوں اور ہمیشہ چاہتی رہوں گی، اس لیے اب رونا بند کرو ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ آبرو کی بات پر رتبہ فوراً بولی، مجھے اس بات کا احساس بخوبی ہو گیا ہے کہ میں ہمیشہ غلط تھی، میں بہت بری ہوں آبرو۔ رتبہ دوبارہ روتے ہوئے اپنی بات دہرانے لگی، تم بالکل بھی بری نہیں ہو رتبہ، بس تمہارے آس پاس برے لوگ آ گئے تھے جنہیں وقت نے خود تم سے دور کر دیا ہے۔ آبرو نے ہاتھ بڑھاتے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی بولی، میں عمل کو ہمیشہ اپنا اچھا دوست مانتی تھی مگر اس نے، ماضی کو بھول جاؤ رتبہ، صرف اس سے حاصل ہونے والا سبق یاد رکھو جو تمہیں مستقبل میں فائدہ دے گا، اور خدا کا شکر ادا کرو کہ وقت پر ہی سب کی حقیقت تم پر اشکار ہو گئی۔ آبرو اسے سمجھانے لگی، شاباش، اب رونا بند کرو اور مستقبل میں اپنے آس پاس موجود لوگوں پر اعتبار کرنے میں ہمیشہ محتاط رہنا، کیونکہ جو جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں۔ رتبہ آبرو کی جانب دیکھ کر بول رہی تھی، اس کے آنسو اب رک چکے تھے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں رتبہ، مگر کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی کی گئی غلطی سے حاصل ہوا سبق ہمیشہ یاد رکھے اور دوبارہ اس غلطی کو نہ دہرائے۔ رتبہ نے اس بات میں سر ہلاتے اپنی آنکھیں صاف کی، اب خود کو یوں پریشان مت کرو، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ اور آنے والے کل پر دھیان دو، ویسے بھی 1-2 دن تک تمہیں ڈسچارج کر دیں گے، پھر گھر جاؤ گی تو مزید بہتر محسوس کرو گی۔ آبرو کی بات پر رتبہ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا، آبرو تم نے امی کو بھی سب؟ اس نے اپنا سوال ادھورا چھوڑا۔ اس کے سوال پر آبرو نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں میں نے امی کو بھی اس بارے میں بتا دیا مگر پوری بات واضح نہیں کی۔ وہ رکی، رتبہ کی جانب دیکھا، پوری سچائی صرف میرے اور تمہارے درمیان ہی ہے، اب ان باتوں کو چھوڑو رتبہ، برا وقت گزر چکا ہے۔ آبرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رتبہ دوبارہ بولنے لگی، مجھے لگا تھا کہ تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی، مجھ سے کبھی بات نہیں کرو گی، میں اکیلی رہ جاؤں گی، اور میں تمہاری بہن ہوں رتبہ، میں تم سے وقتی طور پر تو خفا ہو سکتی ہوں مگر کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ آبرو نے اس کے ہاتھ تھامتے اسے جواب دیا، نہ آج چھوڑا ہے نہ کبھی چھوڑوں گی۔ آبرو نے یہ کہتے اس کے ہاتھ چھوڑے اور سائڈ پر رکھی پلیٹ اٹھائی۔ تم بہت اچھی ہو آبرو۔ رتبہ کی بات پر آبرو نے اس کی جانب دیکھا، مجھے معلوم ہے، آبرو نے فخریہ انداز میں کہا، جس پر رتبہ ہنسنے لگی۔ آبرو نے سیب ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے رتبہ کو کھلایا تھا، بالکل اسی انداز میں رتبہ نے بھی ایک ٹکڑا آبرو کو کھلایا۔ ایک مشکل گھڑی بیت گئی تھی، رنجشیں دور ہو گئی تھی، جس سے ماحول اب بہت پرسکون ہو چکا تھا۔ فیاض لاشاری بیڈ پر بیٹھے فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ بیڈ پر ان کے ساتھ بیٹھی فائقہ بیگم ہاتھوں کو لوشن لگاتے ان کے فارغ ہونے کی منتظر تھیں۔ ان کے دماغ میں آج ایک خیال آیا تھا جسے وہ جلد از جلد عملی جامہ پہنانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد فیاض صاحب نے فون بند کرتے سائڈ پر رکھا کہ فائقہ بیگم نے انہیں مخاطب کیا تھا، فیاض مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ فیاض لاشاری نے سائڈ ٹیبل پر پڑی ایک کتاب اٹھاتے ان کی جانب دیکھا، بولو۔ وہ کتاب کھولتے مصروف انداز میں بولے، میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم کمپنی کی 20% شیئرز شہریار کے نام کر دیں تو۔ فیاض لاشاری چونکے اور کتاب بند کرتے ان کی جانب دیکھا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ پہلے ہی تم 40% شیئرز شاہ زین کے نام لگوا چکی ہو، اب کیا چاہتی ہو کہ میں باقی کا سب تمہارے دوسرے بیٹے کا نام لگا کر خود خالی ہاتھ بیٹھ جاؤں اور تمہارے دونوں بیٹے مل کر میرا بزنس تباہ برباد کر دیں؟ فائقہ بیگم کی بات انہیں غصہ دلا گئی۔ میں نے ایسا کب کہا فیاض؟ میرا مطلب تھا کہ آپ شاہ زین کے شیئرز میں سے ہی آدھے شیئرز شہریار کے نام کر دیں۔ فائقہ بیگم اپنا مدعا بیان کر چکی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ خیال تمہارے دماغ میں کیوں آیا ہے؟ فیاض لاشاری ان کے مشورے پر طنزیہ انداز میں بولے، شہریار اب بڑا ہو گیا ہے، اسے اب اپنی کمپنی بزنس سب سنبھالنا چاہیے۔ اور فیاض لاشاری نے ان کی بات کاٹی، ایک بات میں تمہیں یاد دلاتا چلوں کہ تمہارا وہ بیٹا جو بقول تمہارے اب بڑا ہو چکا ہے، آج تک ایک بار بھی آفس نہیں آیا اور صاف الفاظ میں میرے بزنس کو انکار کر چکا ہے۔ فیاض لاشاری کی اس بات پر فائقہ بیگم کچھ لمحے خاموش ہوئی مگر دوبارہ بولنے لگی، میں سمجھاؤں گی شہریار کو، اور ویسے بھی جب شیئرز اس کے نام ہو جائیں گے تو اس بزنس میں خود بخود اس کی دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ فائقہ بیگم انہیں قائل کرنے لگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ فیاض لاشاری نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کیا، فیاض پلیز اب ایک بار میری بات مان کر تو دیکھیں۔ فیاض لاشاری نے فائقہ بیگم کی جانب دیکھا، پلیز فیاض۔ وہ اصرار کرنے لگی،
मेरी एक शर्त है। फयाज लासारी की बात पर फाइका बेगम की आंखों में उलझन उभरी। कैसी शर्त? पहले शहरियार पूरा 2 माह रोज ऑफिस आएगा, बिजनेस के मामलात को समझेगा, फिर ही मैं उस बारे में कुछ सोचूंगा। उनकी बात पर फाइका बेगम मुस्कुराई। आप बेफिक्र रहें, मैं कल ही शहरियार से बात करूंगी, बहुत जल्द वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। फाइका बेगम अपने मकसद में कामयाब ठहरी। देखते हैं। फयाज लासारी हाथ में पकड़ी किताब दोबारा खोलते बोले, जबकि फाइका बेगम के चेहरे पर फतेह की मुस्कुराहट थी। ताशफिन कदम उठाता रूम में दाखिल हुआ। सामने मौजूद सब लोगों ने उसकी जानिब देखा था। उसके करीब पहुंचते उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल बेड पर बैठी रुतबा की जानिब बढ़ाई। ये लो रुतबा, तुम्हारी डिस्चार्ज स्लिप। रुतबा ने मुस्कुराते हुए वो फाइल थामी। ताशफिन की बात पर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। मगर रुतबा, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनी सेहत के मामले में ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि वो कहते हैं ना। वो रुका, वक्फा देते दोबारा बोला, जान है तो जहान है। ताशफिन की बात पर रुतबा ने मुस्कुराते हुए अस्पात में सर हिलाया। आंटी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, मुसीबत का वक्त गुजर चुका है, अब सब बिल्कुल ठीक है, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। ताशफिन ने सालिया बेगम को मुखातिब किया, जिस पर सालिया बेगम ने मुस्कुराते हुए उसे दिल से दुआ दी। हाँ सालिया, ताशफिन बिल्कुल सही कह रहा है, कोई भी परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना, हम तुम्हारे साथ हैं। पास खड़े सबरीना बोली थी। वो उस दिन से रोज़ हॉस्पिटल आ रही थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी बहुत मदद की है, सालिया बेगम ने ताशफिन को मुखातिब करते कहा, जिस पर वो बोलने लगा, बेटा भी कह रही हैं और शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। वो रुका। आप मेरे लिए बिल्कुल अम्मू जान की तरह हैं आंटी, आप लोग हमारे अपने हैं और अपनों के लिए इंसान इतना तो कर ही सकता है। वो मुस्कुराया। सालिया बेगम की आंखों में नमी उतरने लगी कि सबरीना ने उन्हें मुखातिब किया। सालिया, तुम सबको भी मैं और सवियर घर छोड़ देंगे। सालिया बेगम फौरन बोली, तुम खामोखा ही जहमत कर रही हो सबरीना। मैं इसमें जहमत की क्या बात है सालिया, रुतबा मेरी भी तो बेटी जैसी है। सालिया बेगम खामोश हो गई। ताशफिन, तुम सावियर को कहो कि वो गाड़ी निकाले। ताशफिन सबरीना की बात पर सर हिलाता हुआ चला गया। आबरू कहाँ है? सबरीना के सवाल पर सालिया बेगम बोलने लगी, वो अभी तमाम बिल्स वगैरह क्लियर करने गई हैं, उसे वापसी पर देर हो जाएगी। सबरीना ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। कुछ देर बाद वो सब गाड़ी में बैठ चुके थे। ड्राइविंग सीट पर बैठा सावियर बार बार सामने लगे आईने से पीछे बैठी रुतबा को देख रहा था। वो उसे यूं चुप चुप मुरझाई हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। न जाने क्यों, पर उसकी ये हालत जावियार को तकलीफ दे रही थी, जबकि उसका यूं बार बार रुतबा को देखना गाड़ी में बैठी सालिया बेगम और सबरीना महसूस कर चुकी थी। वो तमाम बिल्स अदा करते अब फारिग हुई थी। हल्के गुलाबी रंग की लंबी कमीज के साथ सिया ट्राउजर पहने उसका रुख अब कार्डियोलॉजी वार्ड की जानिब था। सिया दुपट्टा सर पर ओढ़े वो तेज तेज कदम उठा रही थी कि वो उसे सामने राहदारी में ही एक फीमेल डॉक्टर से बात करता नजर आया। वो कुछ फासले पर रुककर उसके फारिग होने का इंतजार करने लगी। ताशफिन की भी इख्तियारी में उस जानिब नजरें उठी। सिया दुपट्टे के हाले में मौजूद वो चेहरा देखते उसने अपनी बात खत्म करते उस डॉक्टर से माजरत की और कदम उठाता आबरू के करीब आया। सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया? उसके करीब आने पर आबरू मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं भी अभी आपको ही कॉल करने वाला था। वो उस वक्त सर्जन के मखसूस लिबास में मौजूद था। आप मेरे साथ आए, मुझे रुतबा के मुतालिक आपको कुछ ज़रूरी बातें बतानी है। उसकी बात पर आबरू ने अस्पात में सर हिलाया और उसके हमरा कदम उठाने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों ताशफिन के केबिन में मौजूद थे। आप जानती हैं आबरू के रुतबा मौत के मुंह से वापस आई है। ताशफिन ने अपनी बात का आगाज़ किया। नर्वस ब्रेकडाउन होना मामूली बात नहीं और इसकी मुकम्मल रिकवरी भी बहुत वक्त मांगती है। आबरू संजीदा चेहरे लिए उसकी बातें सुन रही थी। मैं नहीं जानता कि ऐसी क्या वजह थी जिसने रुतबा को इस मकाम तक पहुंचा दिया कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। एक तासुर आबरू के चेहरे पर उभरा, जिसे सामने मौजूद ताशफिन ने बखूबी देखा। आप परेशान मत हो, मैं आपसे वो वजह नहीं पूछूंगा। आबरू ने नजरें उठाते सामने बैठे उस भूरी आंखों वाले उस शख्स को देखा था। वो कैसे बिन कहे उसकी बातें समझ जाता था, मगर आपको उसका बहुत ख्याल रखना होगा, उसे हर किस्म की परेशानी से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर अब वो परेशानी लेगी तो मामला जानलेवा हो सकता है। आबरू ने उसकी बात समझते अस्पात में सर हिलाया। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसे हर किस्म की परेशानी से दूर रखूं और उसकी सेहत का खास ख्याल रखूं। वो रुकी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, अगर उस रात आप ना आते तो मैं वो सब अकेले कैसे संभालती। वो वाकई ताशफिन की बहुत मशहूर थी। ऐसी बात नहीं आबरू, आपको अल्लाह ने बहुत कुव्वत अता की है। आप आज तक अकेली इतने मसाइल का सामना करती आई हैं। खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझिएगा,
आप बहुत मजबूत और बहादुर हैं। वो जाने अनजाने में हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाता था। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, आबरू का फ़ोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर जगमगाता नाम देखा और कॉल काटते अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। चलें, अब मैं चलती हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच। वो मुस्कुराते हुए बोली कि उसका फ़ोन फिर से बजने लगा। वो कदम उठाती केबिन से बाहर आ गई, जबकि तशबीन समझ चुका था कि वो कॉल यकीनन उसके लिए बहुत अहम थी। केबिन से बाहर आते आबरू ने फ़ोन कान से लगाया और चलते हुए राहदारी अबूर करने लगी कि उसकी समाज से दूसरी जानिब से बोले जाने वाले अल्फाज टकराए, जिन्हें सुनते आबरू के कदम वहीं रुक गए। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरी जानिब से दोबारा कुछ कहा गया। किसने किया है ये? आबरू के इस सवाल पर दूसरी जानिब से लिया जाने वाला नाम आबरू के हैरत में मज़ीद इजाफा कर गया। तुम बताए रुतबा बेगम कि आज आप क्या खाना चाहती हैं? इसबा ने बेड पर बैठते रुतबा से पूछा, जो बेड पर सालिया बेगम के साथ बैठी थी। उन्हें हॉस्पिटल से घर पहुंचे अभी कुछ ही देर हुई थी। मेरा ख्याल है रुतबा पुलाव खाना चाहती है। जवाब हरम की जानिब से आया, जिस पर इसबा उसे घूरती हुई बोली, मैंने तुमसे नहीं रुतबा से पूछा है। रुतबा मुस्कुराई। इसबा के सवाल पर वो बोलने लगी, जो तुम्हें ठीक लगे। रुतबा की आवाज़ मध्यम थी कि सालिया बेगम बोलने लगी, रुतबा बेटा अभी तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। रुतबा सालिया बेगम की जानिब देखने लगी, जो बेड से उठ खड़ी हुई थी। तब तक मैं और इसबा मिलकर तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना तैयार करते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली। इसबा भी अपनी जगह से छोड़ते हुए उठ खड़ी हुई थी। वो तीनों कमरे से चली गई। उनके जाने पर रुतबा की आंखें बेइख्तियार भीगी। ये उसके घर वाले, उसके अपने, उसके खूनी रिश्ते थे, जिन पर वह हमेशा गैरों को फोकियत देती आई थी। उसने गैरों पर एतबार करते अपनों को फरामोश किया था, जिसके नतीजे में उसने गहरी चोट खाई थी। उसने हमेशा अपनों को नज़रअंदाज करते दूसरों के खातिर उनसे तल्ख कलामी की थी, उनकी दिल आज़ारी करती रही थी। मगर आज वही अपने उसके साथ थे, उसके लिए फ़िक्रमंद थे। वो खुश नसीब थी कि अल्लाह ने उसे ऐसे घर वालों से नवाजा था, जिन्होंने उसे उसकी गलतियों के बावजूद भी तन्हा नहीं छोड़ा था। उसे को भी एहसास हो चुका था कि दौलत से सब खरीदा जा सकता है, मगर अपने करीबी रिश्ते नहीं, क्योंकि ये रिश्ते बेमोल होते हैं। हर दुख और परेशानी में आपके साथ खड़े होते हैं। इस वाक़ये से उसने सबसे बड़ा सबक ये सीखा था कि अपनी बुनियादें भूलकर दूसरों के रंगों में रंगने वाले हमेशा ठोकर ही खाते हैं। वही तर्ज़ ज़िंदगी जो उसे एक वक्त में बहुत पुरकशिश और अच्छा महसूस होता था, आज वही तर्ज़ ज़िंदगी उसे इंतहाई खोखला महसूस हो रहा था। ज़िंदगी में अपने करीबी रिश्तों से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता। अच्छा लिबास पहनने से आप अमीर तो लग सकते हैं, मगर सुकून हासिल नहीं कर सकते। इसने पास पड़ा मोबाइल उठाया और गहरी सांस लेते अमल का नाम लिखा। उसका नंबर निकालते उसे एक मैसेज किया, मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये मैसेज उसे भेजते वो उसका नंबर ब्लॉक कर चुकी थी। अमन नामी उस इंसान को वो सिर्फ अपने मोबाइल से ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी निकाल चुकी थी। वो हॉस्पिटल से सीधा अदालत आई थी, जिसकी वजह वही फ़ोन कॉल थी जो उसे हॉस्पिटल में मौसूल हुई थी। असलम का कत्ल हो गया था। वो अपना अहम तरीन गवाह खो चुकी थी, मगर सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उसे कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि अम्माद था। वो वाक़ये की मुकम्मल तफसीलात मालूम करवा चुकी थी। असलम की बीवी ने अम्माद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, जिस पर अम्माद को फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। आबरू अब असलम की बीवी से मुलाकात करना चाहती थी। वो उस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया। हाँ, तुम उसे इधर ही ले आओ प्लीज़। कॉल कर चुकी थी। कुछ लम्हे बाद असलम की बीवी आबरू के ऑफिस में बैठी थी। उसे लाने वाली सिद्रा थी, जो उन दोनों के साथ ही आ बैठी थी। पुलिस उसके तमाम बयानात रिकॉर्ड कर चुकी थी। आबरू ने सामने बैठी उस औरत को देखा, जिसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। बेशक मरने वाला एक मुजरिम था, मगर वो उस औरत का शोहर और उसके बच्चों का बाप था। कुछ देर उसे हौसला देने के बाद आबरू ने बात का आगाज़ किया। ये सब कैसे हुआ रहमा? क्या आप मुझे तफसील से सारी बात बता सकती हैं? रहमा ने आबरू की जानिब देखा और बोलने लगी, कल रात जब मैं और असलम बच्चों के साथ खाना खा रहे थे तो एकदम दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी थी, जैसे कोई दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होना चाहता हो। असलम को उसी वक्त खतरे की बू महसूस हुई और उसने मुझे कहा कि मैं बच्चों को लेकर कमरे में चली जाऊं और जब तक वो ना कहे बाहर ना आऊं। मैंने इनकार किया, मगर फिर मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ी। वो रुकी, एक गहरी सांस ली। वो दोनों उसकी बात बहुत गौर से सुन रही थी। मैं कमरे में चली गई।
کہ کچھ لمحے بعد مجھے کسی کے زور زور سے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ مجھ سے رہا نہ گیا تھا۔ میں بچوں کو وہیں چھوڑتے ہوئے باہر آئی کہ مجھے دور سے ہی اسلم کے ساتھ ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا جو بہت غصے میں اسلم کا گریبان پکڑے کچھ بول رہا تھا۔ میں نے کچھ قدم مزید آگے بڑھایا تو مجھے اس کے الفاظ سنائی دیے تھے۔ وہ اسلم کو کورٹ میں گواہی دینے سے روکنے کا آیا تھا، مگر اس کے انکار پر اس آدمی نے گن نکالتے اس کا رخ اسلم کی جانب کیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان کے پاس جاتی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آواز رن چکی تھی۔ وہ گولی چلا چکا تھا۔ وہ 3 گولیاں اسلم کے سینے میں اتارتا چلا گیا تھا۔ وہ رونے لگی۔ سنبھالو خود کو رائمہ، آبرو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ مگر تم تو اس آدمی کو جانتی نہیں تھی، پھر تم نے اسے نامزد کیسے کیا؟ آبرو کے سوال پر وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی۔ اس کے جانے کے بعد میں تیزی سے اسلم کے پاس گئی تھی۔ اس نے اپنی آخری سانسوں میں اس شخص کا نام لیا تھا۔ وہ بار بار عماد کا نام پکار رہا تھا۔ وہ رونے لگی۔ اس ظالم نے ایک بار بھی اسلم پر رحم نہیں کھایا۔ اس کے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ اپنے آپ کو سنبھالو، تمہارا شوہر بے شک ایک مجرم تھا، مگر وہ اپنے گناہوں کی تلافی کا آغاز کر چکا تھا۔ آبرو کے بولنے پر رحمہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وکیل صاحبہ، آپ اس عماد کو جیل سے چھوٹنے مت دیجیے گا۔ تم بے فکر رہو، میں اس کے مجرم کو سزا ضرور دلواؤں گی۔ آج آبرو کی عماد سے نفرت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ سورج غروب ہونے والا تھا، آسمان پر سرخی چھانے لگی تھی۔ اسی بحر آبادی سے کچھ دور سڑک پر ایک گاڑی پوری رفتار سے سفر کر رہی تھی۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر شاہزین لاشاری موجود تھا۔ گاڑی میں میوزک کی آواز گونج رہی تھی کہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے فواد نے میوزک کی آواز کم کرتے اسے مخاطب کیا۔ تمہارے کل کے کیا پلانس ہیں شاہزین؟ شاہزین نے گردن موڑتے اس کی جانب دیکھا۔ کل صبح مجھے ایک ضروری کام سے کراچی جانا ہے۔ وہ رکا۔ کیوں، سب خیریت ہے؟ شاہزین کے سوال پر فواد بولا۔ ایکچولی یار، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ سوال فوری تھا، مگر اس سے پہلے کہ فواد کوئی جواب دیتا اس کی نظر سامنے پڑی جہاں سڑک پر ایک شخص کھڑا تھا۔ شاہزین سامنے! وہ اتنے ہی الفاظ ادا کر پایا تھا کہ شاہزین نے سامنے دیکھا اور گاڑی کو ایک دم بریک لگائی، مگر گاڑی کی تیز رفتار کی وجہ سے وہ عین گاڑی اس شخص کے سامنے جا رکی۔ شاہزین کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ غصے سے اترا۔ اسے یوں غصے میں دیکھتے فواد بھی فوراً اترا تھا۔ شاہزین نے اس شخص کے پاس جاتے ایک نگاہ اس کے حلیے پر ڈالی تھی۔ پھٹے ہوئے کپڑے، بکھرا ہوا حلیہ، بڑے ہوئے بکھرے بال۔ وہ ایک فقیر تھا جس کے حلیے کے باعث اس کی عمر کا تعین کرنا مشکل تھا۔ دکھائی نہیں دیتا کیا، اندھے ہو؟ شاہزین اس کا گریبان پکڑتے بولا کہ اس کی نگاہ گاڑی کی ٹوٹی ہوئی ہیڈ لائٹ پر پڑی جو اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اس فقیر کی لاٹھی سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ کیا ہے تم نے؟ اشارہ ٹوٹی ہوئی ہیڈ لائٹ کی جانب تھا۔ فواد اور اس فقیر نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ معاف کر دو صاحب، غلطی سے ہو گیا، وہ فقیر منمنایا۔ شاہزین نے اب تک اس کا گریبان پکڑ رکھا تھا۔ غلطی؟ مائی فٹ! تجھے اندازہ بھی ہے تو نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے؟ اسے کیسے پورا کرے گا اب؟ وہ دھاڑا کے فواد آگے بڑھا۔ اسے چھوڑ دو شاہزین، جانے دو۔ وہ شاہزین کو سمجھاتے ہوئے پیچھے ہٹانے لگا۔ کیوں چھوڑ دوں؟ ہاں، اس نے میرا نقصان کیا ہے؟ شاہزین لاشاری کا! وہ دوبارہ غصے سے بولا۔ صاحب معاف کر دو صاحب، میں آپ کا نقصان پورا کر دوں گا، وہ لاغر فقیر دوبارہ بولا، جس پر شاہزین استدعائیہ انداز میں ہنسا۔ تم میرا نقصان پورا کرو گے؟ ہاں، ارے اگر تمہیں بیچ بھی دوں نا تب بھی نقصان پورا نہیں ہوگا، وہ حد تک آمیز لہجے میں بولا۔ اس لمحے کچھ فاصلے پر کھڑا ایک سفید لباس میں موجود فقیر ان کے قریب آنے لگا۔ مجھے معاف کر دو صاحب، جسٹ شٹ اپ، وہ دھاڑا۔ جب چلنا نہیں آتا تو سڑک پر آتے کیوں ہو؟ 2 کوڑی کی اوقات ہے تم لوگوں کی، اس نے غصے سے کہتے اس کا گریبان چھوڑتے اسے دھکا دیا، جس پر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور زمیں بوس ہوا۔ پیچھے سے آتے سفید لباس والے اس فقیر نے جھکتے ہوئے اسے اٹھایا اور شاہزین کو مخاطب کرتے بولا۔ اوقات تو تمہاری بھی خاک کے ذرے کے برابر ہے برخوردار۔ شاہزین اس کی جانب دیکھنے لگا۔ جن آسائشوں پر تمہیں بہت ناز ہے یہ سب فانی ہے، وہ بولتا ہوا آگے آیا۔ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنے اس پیسے، اس گاڑی، ان سب چیزوں پر؟ نہ جانے کیوں مگر شاہزین اس کے سامنے کچھ بول نہ پایا۔ مگر یاد رکھو کہ عرش سے فرش پر گرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ فواد بھی شاہزین کے یوں خاموش ہونے پر حیران تھا۔ اپنا اصل، اپنی حقیقت تو تم جانتے نہیں ہو۔ ڈرو اس وقت سے جب ہر حقیقت تم پر اشکار ہو جائے گی اور تمہارا جوال شروع ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہو وہاں رکا نہیں اور دوسرے فقیر کے ساتھ چلتا وہیں چلا گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔
फवाद साकित खड़े शाहज़ैन के पास आया। शाहज़ैन, शाहज़ैन! वो शाहज़ैन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे होश दिलाने लगा। शाहज़ैन ने गर्दन मोड़ते हुए उसकी जानिब देखा और उसका हाथ अपने कंधे से हटाता गाड़ी में जा बैठा, जबकि फवाद भी सर झटकता हुआ गाड़ी की जानिब बढ़ गया। फैसला सुनाया जा चुका था। अम्माद को उम्र कैद बमुशक्कत, जबकि बाकी दोनों मुलजिमान को 20 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। वो कमरा अदालत से निकलते सबसे पहले वर्दा के वालिदैन से मिली थी। उनके चेहरे पर मौजूद खुशी दीदनी थी। आज उनकी बेटी की रूह को सुकून मिला था। उनसे ढेरों दुआएं लेते उसकी मुलाकात रहमा से हुई थी, जिसने आज अम्माद के खिलाफ गवाही देते आबरू के लिए आसानी पैदा की थी और अम्माद को उसके अंजाम तक पहुंचाया था। वो आज बहुत खुश थी। हक और सच की जीत हुई थी, मगर दिल में एक डर मौजूद था जिसकी वजह से वो अनजान थी। वो राहिमा से मिलते अभी इधर ही खड़ी थी कि उसकी नज़र सामने खड़े अशर पर पड़ी थी। एन उसी लम्हे अशर ने भी उसकी जानिब देखा था और कदम उठाता उसके पास आया। उसका अपनी जानिब बढ़ता हुआ हर कदम आबरू के चेहरे पर मौजूद संजीदगी में इजाफा कर रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो वकील साहिबा, आप केस जीत गई, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि, उसने ड्रामाई अंदाज में वक्फा दिया, आप अपनी जिद जीत गई। वो इस्तेज़ाइया हंसा। आबरू के चेहरे पर संजीदगी अब भी बरकरार थी और साबित कर दिया कि आपको अपनी जिद से ज़्यादा कुछ अजीज़ नहीं। वो जिद के लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बोला। आबरू ने उसकी आंखों में देखा। ये आंखें अब उसके लिए अजनबी हो गई थी। मगर बेफिक्र रहे, मैं भी अपनी जिद का बहुत पक्का हूँ। अपनी ज़बान पर कायम रहूँगा। जो कहा था वो करके दिखाऊंगा। आबरू के दिल को एकदम कुछ हुआ। उसे मालूम था कि वह किस बारे में बात कर रहा है। अपनी बात कहते हैं वो पलटा कि आबरू के अल्फाज उसकी समाज से टकराए। अभी भी वक्त है, रुक जाएं अशर, क्योंकि जब आपकी आंखों से पट्टी हटेगी तो आप बहुत पछताएंगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उन दोनों को मालूम ना था कि उन दोनों के दरमियान होने वाली यह मुलाकात वो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। वकील साहिबा, पछताने का वक्त अब आपका शुरू होने वाला है और देर वो तो बहुत पहले ही हो चुकी है। उसने पलटे बगैर जवाब दिया और कदम उठाता हुआ उससे दूर जाने लगा, जबकि आबरू की नज़रें उसे तब तक देखती रही थी जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। वह वाकई उससे बहुत दूर जा चुका था। वो कुछ देर पहले ही कोर्ट से वापस आई थी। अपने कमरे में आते उसने बैग और फाइल्स साइड टेबल पर रखे और बेड पर बैठ गई थी। दिमाग में आज अशर से हुई बातें गूंज रही थी। केस जीतने के बाद दिल मुतमईन मगर जहन परेशान था। उसी लम्हे रुतबा कमरे में दाखिल हुई। तुम्हारे लिए खाना लाऊं? आबरू ने सामने खड़ी रुतबा की जानिब देखा। उस वाक़ये के बाद उसने रुतबा में बहुत मुस्बत तब्दीली महसूस की थी। उसके रवैये में बदलाव आया था। मुस्बत बदलाव? नहीं, अभी नहीं, पहले मैं फ़्रेश होना चाहती हूँ। फ़्रेश होकर खाना खाऊंगी। उसकी बात पर रुतबा अस्बात में सर हिलाते हुए वहाँ से चली गई। आबरू का दिमाग एक बार फिर उसी अशर की कही गई बातें याद दिलाने लगा था। उसका सर दर्द से फट रहा था। वो कदम उठाती वॉशरूम में दाखिल हुई और तकरीबन 20 मिनट बाद बाहर आई थी। चेहरे पर पानी की नन्ही नन्ही बूंदें मौजूद थी। गीले बाल टॉवल में लपेट रखे थे। उसने बाहर आते टॉवल को बालों से अलग किया और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हुई। सामने पड़ा ब्रश उठाते बालों में फेरने लगी कि समाज से बेल की आवाज़ टकराई। न जाने क्यों दिल एकदम परेशान हुआ था। कुछ लम्हे बाद रुतबा कमरे में दाखिल हुई। आबरू, बाहर तुम्हारा कोरियर आया है। आबरू ने अस्बात में सर हिलाते हुए सर पर दुपट्टा ओढ़ा और कदम बाहर की जाने बढ़ाए थे। उसके कदम भारी हो रहे थे क्योंकि दिमाग कुछ गलत होने का अंदिया दे चुका था। उसने कोरियर वाले से वो लिफाफा लिया, दस्तखत किए और गेट बंद करती अंदर आ गई। उसे मालूम हो चुका था कि इस लिफाफे में क्या है। वो लॉन्च में पहुंची तो सालिया बेगम भी वहीं आ बैठी। आबरू ने दिल पर पत्थर रखते हुए वो लिफाफा खोला और तवक्को के मुताबिक उसमें तलाक के कागजात थे। अशर सिद्दीकी निकाह को 4 साल 2 माह मुकम्मल होने पर आबरू सिद्दीकी को तलाक दे चुका था। आबरू ने कर्ब से आंखें बंद की। दिल को किसी ने जोर से मुट्ठी में दबाया कि सालिया बेगम ने उसे मुखातिब किया। आबरू बेटा, क्या हुआ? आबरू के बदलते तासुरात देखते सालिया बेगम बोली। आबरू खामोश रही। के पास खड़े रुतबा ने वो कागज़ नरमी से आबरू के हाथ से लिया। आबरू खामोश और वीरान निगाहें लिए रुतबा को देखने लगी, जिसकी वीरान आंखें कागज़ पर दर्ज तहरीर पलटते हुए एकदम फैली। कुछ बताओ तो सही रुतबा, क्या लिखा है इसमें? सालिया बेगम ने परेशान होते उस कागज़ की जानिब इशारा किया। अम्मी, वो अशर भाई ने आबरू को तलाक। उसके बाद अधूरी रह गई। या अल्लाह! सालिया बेगम ने दिल पर हाथ रखा। मगर ये सब यूँ अचानक?
ऐसा कैसा हो सकता है? अशर इतना बड़ा कदम इतनी आसानी से कैसे उठा सकता है? सानिया बेगम समेत उन सब के लिए ये खबर किसी सदमे से कम ना थी। लॉन्च में आबरू की आवाज़ गूंजी, इस खबर से तो हमें बहुत पहले ही खबरदार कर दिया गया था अम्मी। आबरू का लहजा, उसकी आवाज़, उसके अल्फाज, हर एक से उसकी कैफियत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता था। सानिया बेगम फ़ौरन उठती उसके करीब आई। आबरू, मेरी बच्ची, तुम वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेती बोली, मैं ठीक हूँ अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं खुद को बहुत पहले ही इस खबर के लिए तैयार कर चुकी थी। उसने नरमी से उनसे दूर होते हुए तलाक के कागजात उठाए और अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते वो अलमारी की जानिब बढ़ी और एक फाइल निकालते बेड पर आ बैठी और तलाक के कागजात अपने सामने किए। एक आंसू आँख से बहता हुआ उस कागज़ पर जा गिरा था। आबरू ने सख्ती से अपनी आंखें मसली और वो कागज़ उस फाइल में मौजूद अपने और अशर के निकाहनामे के साथ रख दिया था। आज एक बाब का इख्तिताम हुआ था जिससे आबरू का दिल जख्मी हुआ था। वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ बोझल कदम उठाते अपने कमरे में दाखिल हुआ। आज वो रिश्ता ख़त्म हो गया था जो उसकी ज़िंदगी में एक मकाम रखता था। उसने कमरे में दाखिल होते लाइट ऑन की। कमरा रोशनी में नहा गया, मगर उसे अपनी ज़िंदगी आज अंधेरों में घिरी हुई महसूस हो रही थी। वो दरवाज़ा बंद करते पलटा और बेड तक पहुँचते शूज़ उतारे बगैर ही बेड पर लेट गया और छत पर लगे पंखे के परों को देखते हुए कुछ सोचने लगा। आज अहमद केस हार गया था। उसे भारी सज़ा सुनाई गई थी जिस पर अशर बहुत दुखी था, मगर ज़्यादा दुख आज हुए दूसरे हादसे का था। उसने आज आबरू से अपना रिश्ता ख़त्म करते तलाक के कागजात उसके घर भिजवा दिए थे। पहली पेशी के बाद साइमा ताई ने उससे वादा लिया था कि अगर आबरू ये केस जीत गई तो वो उसे तलाक दे देगा, और आज वो दिल पर एक बोझ लिए आबरू से अपना 4 साला रिश्ता ख़त्म कर आया था। उसे आबरू पर शदीद गुस्सा था। उसके इतने इसरार के बावजूद भी आबरू ने उसकी बात नहीं मानी थी। क्या वो उसके लिए इतनी वक़्त भी नहीं रखता था कि वो उसकी खातिर ये केस छोड़ देती? वो उससे खफा ज़रूर था, मगर वो दिल से ही रिश्ता ख़त्म करने से कायल ना था। पर उसे अपनी माँ से क्या क्या वादा पूरा करना था। वो आबरू को इस सब का जिम्मेदार मानता था, मगर दिमाग अब भी इस बात पर कायल ना था कि इस सारे मामले में कसूरवार सिर्फ वो थी। दिमाग ने फ़ौरन एक दलील पेश की थी कि अम्माद से हुई इस कत्ल में तो आबरू का कोई कसूर ना था, मगर दिल ने फ़ौरन उसे साइमा ताई की बातें याद दिलाई कि अगर आबरू अम्माद के खिलाफ ये केस ना देती तो अम्माद वो कत्ल कभी ना करता। वो दिल और दिमाग के इस जंग से अब तंग आ चुका था। वो सुकून चाहता था, मगर ज़िंदगी में अब बेसुकूनी के सिवा कुछ बाकी न रहा था। रात के इस पहरे लाहौर की सड़कों पर रश न होने के बराबर था। सब लोग अपनी अपनी रिहाइश गाहों में मौजूद थे। इसी बहर खाली सड़क पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने सिग्नल अबूर किया था। उस गाड़ी में शाहज़ेर लाशारी मौजूद था। वो न जाने कब से यूं सड़कों पर इधर से उधर घूम रहा था। उसका दिमाग अब तक उस फ़कीर के अल्फाज, उसके जुमलों में अटका हुआ था। वो खुद हैरान था कि वो क्यों उन अल्फाज को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। शराब का नशा उसके सर चढ़ने लगा था। उसने गाड़ी का रुख लाशारी विला की जानिब मोड़ दिया। गेट पर पहुंचते वो अपनी सोचों से झुंझलाते हॉर्न पर हॉर्न बजाने लगा था। गुलशेर अपनी नींद से बोझल आंखें लिए गेट खोलने लगा। गेट खोलते ही गाड़ी तेजी से अंदर दाखिल हुई थी। गाड़ी से उतरते वो अंदर दाखिल हुआ, मगर चाल की लड़खड़ाहट लॉन्च में दाखिल होते ही एकदम गायब हुई थी, क्योंकि लॉन्च में इसकी मुंतज़िर सिर्फ खामोशी थी। दिमाग में एकदम कुछ दिन पहले का मंजर लहराया, जब शहरियार की देर से घर वापसी पर फायका बेगम उसके लिए बेहद परेशान थी। उसकी नज़रें बेइख्तियार ही सामने दीवार पर नस्ब घड़ी की जानिब गई। उस दिन रात के 12 बज रहे थे, जबकि आज रात के 3 बजे भी वो अकेला था। उसकी मुंतज़िर ना तो उसकी माँ थी ना उसका बाप। क्या वो वाकई उस घर का बड़ा बेटा था? वो उनकी पहली औलाद था। उसने फ़ौरन अपनी सोचों को झटका कि ये सब तो पहले भी उसी मामूल से हुआ था, मगर फिर उसे फायका बेगम के रवैये से झलकता तजाद याद आने लगा। वो शुरू से ही ये तजाद करती आई थी, मगर शाहज़ेर लाशारी आज ये सब महसूस कर पा रहा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह तन्हाई थी। आज नशे के बावजूद भी उसका दिमाग काम कर रहा था। हर बात, हर चीज़ उसे समझ आ रही थी, मगर उलझन अब भी वही मौजूद थी कि आखिर उसके पीछे छुपी वजह क्या है। घर में एक सोगवार फिजा कायम थी। हर कोई बहुत परेशान और अफसुदा नजर आ रहा था। उन सबको इस बात का
तो अंदाज़ा था कि ये केस जीतने के बाद जलाल ताई की जानिब से कोई सख्त रद्द अमल आएगा, मगर ये उम्मीद ना थी कि बात ख़त्म ही कर दी जाएगी। आबरू के तासुरात देखते हर कोई उसकी दिली कैफियत समझने से कासिर था। उसे रात का खाना भी कमरे में ही भिजवा दिया गया था, जिस पर उसने भूख ना होने का बहाना करते हुए खाना वापस भिजवा दिया। वो शाम से कमरे में बंद थी। सानिया बेगम के पास उसे तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी न थे। यूं ही वक्त बीत गया और रात हो गई। आसमान पर हर सू छाई तारीकी में रोशनी की वाहिद उम्मीद आसमान पर चमकता चांद था, जो आबरू के कमरे की खिड़की से झांकता अंदर का मंजर बयान कर रहा था। वो आज फिर बेड से टेक लगाए घुटनों में सर दिए बैठी थी। दिल अफसरदा था, मगर आंखों में आंसू ना थे। उसका दिल जख्मी था। उसे उस शख्स ने तलाक दी थी जो उसे मोहब्बत का दावेदार था। उसे केस के आगाज में अशर से इस इंतहाई कदम की उम्मीद ना थी, मगर उस दिन साइमा ताई के अल्फाज के बाद वो गैर इरादा तौर पर खुद को तैयार कर चुकी थी। उसने अपने बेतासुर आंखें से चांद को देखा। उस चांद की मानिंद उस पर भी एक दाग लग चुका था, तलाक का दाग। हमारे माशरे में तलाक सिर्फ औरत को होती है, रिश्ता सिर्फ औरत का टूटता है। हमारे माशरे में कायम दस्तूर के मुताबिक एक मर्द को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मर्द औरत में तलाक होने के बाद उस मर्द के बारे में कहे जाने वाले अल्फाज कुछ यूँ होते हैं कि उस औरत के साथ उसकी जहनी हम आहंगी ना हो सकी, इसलिए उसे छोड़ दिया। जबकि उस औरत के लिए कुछ यूँ कहा जाता है कि वो घर बसाने में नाकाम ठहरी और उसके किसी ऐब की वजह से उस मर्द ने उसे छोड़ दिया। रिश्ते में नाकामी का जिम्मेदार हमेशा औरत को ही ठहराया जाता है। आबरू एक मजबूत लड़की थी, मगर आखिर वो भी एक इंसान थी जिसके सीने में धड़कता दिल उसे कमज़ोर कर देता था। उसे अशर से मोहब्बत तो ना थी, मगर उस पर मान था जो आज टूट गया था। मगर वह उस सब के बाद भी अशर को बुरा नहीं समझती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उस सब के पीछे असल हाथ किसका है। उसकी आंखें भीगने लगी। उन दोनों भाइयों में से एक ने दाग उसके किरदार पर लगाया था, तो एक ने उसके रूह पर। वो यूं ही बैठी थी कि उसकी समाज से मौजिन की आवाज़ टकराई। फजर की आज़ानें शुरू हो गई थी। दिल ने बेइख्तियार ही शिकवा किया कि आखिर ये आजमाइश कब तक चलती रहेगी। वो अब थकने लगी थी खुद से, अपनी ज़िंदगी से। उसने अपनी जगह से उठते नमाज अदा की और सालिया बेगम के कमरे की जानिब चल पड़ी। उसे मालूम था कि वो भी इस वक्त जाग रही होंगी। वो कमरे में दाखिल हुई कि सालिया बेगम बेड पर आंखें मूंदे नींद दराज थी। आहट की आवाज़ पर उन्होंने आंखें खोली कि नज़र आबरू पर पड़ी। सालिया बेगम ने अपने बाजू फैलाते हुए उसे अपने पास बुलाया। आबरू की आंखें भीगने लगी और वो तेजी से जाकर उनके गले लग गई। कुछ लम्हे यूं ही वो दोनों बेआवाज़ रोती रहीं, एक दूसरे का लम्स महसूस करती रहीं। सानिया बेगम ने उससे अलग होते उसके आंसू साफ किए। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकी। उनकी आवाज़ रुंझ चुकी थी। आबरू ने फ़ौरन अपनी माँ की आंखों में देखा। इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है अम्मी, मेरे नसीब में यही लिखा था। वो रुकी, सालिया बेगम के आंसू साफ किया। ये दाग मेरे मुकद्दर में मुंसलिक था और मेरी ज़ात पर लग गया। सालिया बेगम फ़ौरन उसका चेहरा दोनों हाथों में लिए बोली, ऐसी बातें मत करो आबरू, देखना एक दिन तुम्हें इस जहान की हर खुशी मिल जाएगी। तुम्हारा नसीब बहुत रोशन होगा मेरी बच्ची। उनकी बात पर आबरू दोबारा बोली, मैं अब थकने लगी हूँ अम्मी, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। सामने बैठी औरत उसकी माँ थी और दिलों के हाल तो माँ के सामने ही आया किए जाते हैं ना। मायूस मत हो आबरू, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। ये वक्ती आजमाइश है, ये मुश्किल मराहिल सब गुजर जाएंगे। वह दोबारा उसे गले लगाते हुए बोली, जबकि उनके अल्फाज आबरू को सुकून पहुंचा रहे थे। माँ के आगोश से ज़्यादा सुकून भला इंसान को और कहाँ मिल सकता है। दिन का आगाज़ हो चुका था। आज का दिन बहुत रोशन था। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। वह बालों को पुष्ट पर फैलाए अपने कमरे में बैठी थी। हाथ में मौजूद हेयर ब्रश को वो सुस्ती से बालों में फेर रही थी। चेहरा बहुत संजीदा था। जहन अब भी उन्हें सोचों में अटका था कि कमरे में रुतबा दाखिल हुई। आबरू ने उसकी जानिब देखा। दोनों की नजरें मिली। रुतबा ने आबरू की सियाह आंखों को देखा जो बेतासुर और बेगार नजर आ रही थी। उसे अपनी बहन की यह हालत देखकर बहुत तकलीफ हुई थी। वो कदम उठाती उसके करीब आई। मैं बाल बना दूँ? इशारा आबरू के बालों की जानिब था। आबरू ने खामोशी से हेयर ब्रश उसे पकड़ा दिया। वो आबरू के पीछे बैठी उसके बालों में ब्रश फेरने लगी। आबरू के बाल सियाह थे, ज़्यादा लंबे ना थे, मगर घने और मजबूत थे। वो यूं ही उसके बालों में ब्रश फेर रही थी कि इस पर हाथों में ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुई
और ट्रे आबरू के सामने रखी। आबरू, नाश्ता कर लो। इस्पा की बात पर आबरू फौरन बोली, मुझे भूख नहीं है, थोड़ा सा तो खा लो। इस्पा ने इसरार किया। रुतबा आबरू के बालों की चुटियाँ बना रही थी। मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं है, आबरू धीमी आवाज़ में बोली। तुमने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया आबरू, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी। इस बार बोलने वाली रुतबा थी। आबरू खामोश रही। तुम खुद को यूँ असियत मत दो आबरू। इस बात की बात पर आबरू ने नजरें उठाते हुए उसकी जानिब देखा। जो हुआ वो बहुत बुरा था, मगर क्या खुद को यूँ तकलीफ देने से कोई फ़ायदा होगा? इस बात की बात मुकम्मल होते ही रुतबा बोलने लगी, जो अब आबरू के सामने आकर बैठ गई थी। तुम ही तो हमें समझाती हो कि वक्त के साथ आगे बढ़ने में ही अक्लमंदी है, यूँ एक रिश्ता टूट जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। रुतबा की बात पर भी आबरू खामोशी से उसे देखती रही। अशर भाई के इस अमल ने हम पर ये जाहिर कर दिया है कि तुम उनके लिए कितनी अहम थी। आबरू ने आंखें बंद की कि रुतबा का लम्स अपने हाथों पर महसूस करते उसने आंखें खोली। मगर याद रखो आबरू कि तुम हमारे लिए अहम हो, बहुत अहम। रुतबा के खामोश होते इस पर बोलने लगी। हमारी ज़िंदगी की हर आसानी के पीछे तुम्हारी वजूद है, तुम्हारे बगैर हमारी ज़िंदगियाँ अंधेरा हो जाएंगी। आबरू की आंखों में नमी उतरने लगी। हम किसी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि तुम खुद को यूँ परेशान करो। रुतबा उसके हाथों पर जोर देती बोली, तुमने एक मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए अपने रिश्ते की कुर्बानी दी है, तुम देखना एक दिन तुम इसका सिला ज़रूर पाओगी। रुतबा मुस्कुराते हुए बोली कि इस्बा बोलने लगी, तुम्हारे नसीब में भी एक ऐसा शख्स होगा जो तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारा साथ देगा, तुमसे मोहब्बत करेगा, जिसके लिए तुम्हारा वजूद बहुत कीमती होगा। आबरू की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने आगे बढ़ते हुए उन दोनों को गले लगाया और कुछ देर बाद वो अलग हुई कि रुतबा बोली, तुम हमारी ताकत हो आबरू, अगर तुम ही कमज़ोर पड़ जाओगी तो हमारा क्या होगा? रुतबा की बात पर आबरू अपने आंसू साफ करते बोली, जिसकी तुम लोगों जैसी बहनें हों वो भला कमज़ोर कैसे पड़ सकती हैं? उसके चेहरे पर आसूदा मुस्कुराहट थी। उसकी बात पर इस्बा और रुतबा भी मुस्कुराते हुए दोबारा उसके गले लग गई। यकीन मानो सालिया, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि अशर ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बड़ा फैसला यूं अचानक। राबिया बेगम आबरू की तलाक की खबर सुनते फ़ौरन सालिया बेगम के पास आई थी। अफाक पिछले हफ्ते ही एक कोर्स के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। अचानक नहीं था राबिया, साइमा भाभी उस दिन आबरू को धमकी देकर गई थी कि अगर वो इस केस से पीछे ना हटी तो वो उसे तलाक। सालिया बेगम की आवाज़ रुन गई थी। वो तो ठीक है सालिया, मगर भाभी तो अक्सर ऐसे ही कहती हैं, मगर अशर और जलाल भाई तो समझदार है ना, उन्हें तो सोचना चाहिए था। राबिया बेगम ने अपनी बात मुकम्मल की। किसी ने मेरी बच्ची के बारे में कुछ नहीं सोचा राबिया, अशर से निकाह भी उनका फैसला था और अब तलाक भी। सालिया बेगम ने अपने आंसू साफ किए। परेशान मत हो सालिया, यूँ रो रो कर खुद को हल्का मत करो, हमारी आबरू तो लाखों में एक है, तुम देखना अल्लाह उसका बेहतरीन वसीला बनाएगा। राबिया बेगम उन्हें तसल्ली देने लगी। तुम्हें पता है राबिया कि उस दिन भाभी आबरू के मुंह पर कहकर गई थी कि वो उस तलाक के बाद कहीं भी घर नहीं बसा पाएगी। वो रो रही थी। मेरी बच्ची किसी से कुछ कहती नहीं, मगर उस सब से उसे भी बहुत तकलीफ होती है। हयात के जाने के बाद उसने सब मसाइल का अकेले सामना किया है। वो हर बार अंदर से टूट जाती है, मगर कभी हिम्मत नहीं हारती। हर बार हम सबको संभालती है, खुद को मजबूत बनाए हमारे साथ खड़ी रहती है, मगर आखिर वो भी एक इंसान है, उसका दिल भी इन तकलीफ पर रोता है, मगर वो हर बार बर्दाश्त कर जाती है। सालिया बेगम के अल्फाज उनकी कैफियत बखूबी बयान कर रहे थे। फिक्र मत करो सालिया, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखो। मैं जलाल भाई से बात करूंगी, उनसे पूछूंगी कि आखिर। रहने दो राबिया, अब उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वक्त अब गुजर चुका है। ये आखिरी अज़ियत थी जो मेरी बच्ची ने इस घर की तरफ से उठाई है, अब मैं मज़ीद उस तक कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। सालिया बेगम के लहजे की सख्ती राबिया बेगम भी महसूस कर पा रही थी। वो अभी कुछ देर पहले ही घर पहुंचा था और घर आते ही उसका इस्तकबाल एक ऐसी खबर ने किया था जो उसका सुकून छीन चुकी थी। वो सोफे पर बैठा उस वक्त शदीद इज़्तिराब का शिकार था। कानों में सबरीना के कुछ देर पहले कहे गए अल्फाज गूंज रहे थे। बेटा, सालिया की तबीयत बहुत ख़राब है। वो तेजी से उनके घर जाने की तैयारी कर रही थी। ताशफीन की वजह पूछने पर सबरीना के अल्फाज ताशफीन के जहन में नक्श हो गए। वो आबरू को तलाक हो गई है ताशफीन को उस वक्त हैरान का एक झटका लगा था। सबरीना को ज़्यादा तफसील तो मालूम न थी, मगर वो ये जानती थी कि ये क़यामत उन पर टूटे 2 दिन बीत चुके हैं। वो जिस वलिया में हॉस्पिटल से आया था वैसे ही सोफे पर बैठा था
उसने पाँव में पहने शूज़ भी नहीं उतारे थे। ताशविन को इस खबर ने बहुत अजियत दी थी। वो ऐसा तो हरगिज़ नहीं चाहता था। उसने अपने दिल में कभी ऐसा ख्याल ही आने नहीं दिया था, बल्कि वो तो अब अपने नसीब पर राजी था। उसने दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेरते गहरी सांस ली कि बेइख्तियार उसे कुछ दिन पहले आबरू से हुई अपनी मुलाकात याद आई थी, जब वो रुतबा की सेहतयाबी को लेकर कितनी खुश और पुरसकून थी। इस खबर ने उसे कितनी तकलीफ दी होगी। ये गलत हुआ था, बहुत गलत। वो हरगिज़ इसके हकदार ना थी। अचानक आंखों के सामने उसका आंसू से भरा चेहरा ले रहा था। जब वो रुतबा के लिए परेशान थी, न जाने क्यों ये मुसीबतें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो जब भी मजबूत होने की कोशिश करती तो कोई और मुसीबत उसकी कमर तोड़ देती थी। ताशविन खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। वो चाहकर भी उसकी ज़िंदगी से उन मुश्किलों को दूर नहीं कर पा रहा था। उसने आबरू से मोहब्बत की थी, मगर उसके निकाह के बारे में जानने के बाद कभी भी उसके हसूल के ख्वाहिश को अपने दिल में ना लाया था। मगर फिर भी वो आज खुद को उसका मुजरिम समझ रहा था कि कहीं उसके दिल से निकली कोई दुआ उस सूरत कबूल न हो गई हो, जबकि तलाक के पीछे मौजूद असल वजह से वो अनजान था। सिद्दीकी हाउस पर भी दोपहर उतर चुकी थी। सूरज की रोशनी हर शे को रोशन कर रही थी। जलाल ताया उस वक्त अपने कमरे में बैठे शदीद परेशान थे। अम्माद के खिलाफ हुए इस फैसले से उनकी कारोबारी ज़िंदगी भी बहुत मुतासिर हुई थी। वो और अशर पिछले 2 दिनों से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, मगर अपनी हर कोशिश में नाकाम ठहरे। वो यूं ही इन सोचों में गुम थे कि साइमा ताई गुस्से से कमरे में दाखिल हुई। जलाल ताया भी उनकी जाने मुतवज्जा हुए। आपने वकील से बात की जलाल? जलाल ताया खामोश रहे। जलाल, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने वकील से बात की? उनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी। चिल्लाओ मत साइमा। उनकी आवाज़ बोझल मगर ऊंची थी। मैं क्यों न चिल्लाऊं जलाल? मेरा बच्चा पिछले 2 दिन से जेल में है, मगर आपको इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। वो गुस्से से बोली, आवाज़ में अपनी औलाद की फिक्र बना थी। न जाने वो वहाँ कैसे रह रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ साइमा, कुछ दिन तक तो कोई ना कोई मुस्बत खबर ज़रूर सुनने को मिलेगी। जलाल ताया उनकी बात काटते बोले कि साइमा ताई उनकी बात पर तेश में आ गई। ये सब आपकी वजह से हुआ है जलाल, सब आपकी वजह से हुआ है। वो हिज़यानी अंदाज में अपनी बात दोहरा रही थी। एन उसी वक्त अशर लॉन्च में दाखिल हुआ। वो अभी अभी ऑफिस से आया था कि उसके समाज से उन दोनों की लड़ने की आवाज़ टकराई। वो नफी में सर हिलाता हुआ उनके कमरे की जानिब चल पड़ा। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? जलाल ताया भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अशर जो कमरे में दाखिल होने वाला था, उसके कदम साइमा ताई के अल्फाज पर कमरे के बाहर ही रुक गए। ये सब आपकी लालच का ही नतीजा है जलाल। आपके लालच ने ही मेरे बेटे को जेल तक पहुंचाया है। क्या बकवास कर रही हो साइमा? जलाल ताया के चेहरे पर गुस्से की वाज़ेह तासुरात थे। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ जलाल, आप ही ने उस नागिन को हमारे सरों पर मुसल्लत किया है। सिर्फ कुछ पैसों की खातिर उसकी शादी मेरे अशर से करवा दी, और आज वो नागिन हमारे घर की सारी खुशियों को निकल गई है। अशर को मालूम था कि वो आबरू के बारे में बात कर रही थी। अब तो दे दी ना अशर ने उसे तलाक, अब क्या चाहती हो? मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए जलाल। काश कि उस दिन वो घर वापस ही ना आती और आप अपने लालच में उसे हमारे सरों पर मुसल्लत ना करते। जलाल ताया फौरन गुस्से से चिल्लाए। मत भूलो साइमा कि इस अगवा के पीछे भी तुम्हारे ही बेटे का हाथ था। अशर को कमरे की छत अपने सर पर गिरते हुए महसूस हुई। उसी ने आबरू को अगवा करवाते उसके किरदार को दागदार करने की कोशिश की थी। अशर को आबरू की हर एक बात याद आ रही थी। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। मगर जलाल, मुझे भी सब मालूम है कि आपको अपने मरे हुए भाई से हमदर्दी का बुखार क्यों चढ़ता रहता है। मुझसे तो झूठ मत बोले। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपकी नज़र हमेशा से उनके पैसों पर थी। उन्हें अपने घर लाना, आबरू के अशर से शादी करवाना, आबरू को तालीम की इजाज़त देना, उस सब के पीछे क्या वजह थी मैं बखूबी जानती हूँ। अशर को हर इंकशाफ पिछले इंकशाफ से भारी महसूस होता। तभी तो आप अब तक मेरे बच्चे को जेल से रिहा नहीं करवा रहे। आपकी इसी लालच का खामियाजा मेरा बेटा भुगत रहा है। साइमा ताई चिल्लाई। अपनी बकवास बंद करो साइमा। तुम्हारा बेटा आज अगर जेल में है तो सिर्फ अपनी हवस की वजह से। साइमा ताई और अशर चौंके। उस पर लगाया गया हर इल्ज़ाम बिल्कुल सच है। तुम्हारे बेटे ने वाकई उस लड़की के साथ। जलाल, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? साइमा ताई उनकी बात काटती बोली। ऐसा ही है साइमा, तुम्हारे बेटे ने अपनी हवस में हर हद पार कर दी है, और तुम। अशर को अपने कदमों पर खड़ा होना दुश्वार लगने लगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। वो रुकी। कहीं आप भी उस नागिन की बातों में तो नहीं आ गए? अशर ने अफसोस भरी नजरों से अपनी माँ की जानिब देखा।
कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? बस कर दो साइमा, मैंने किसी की बातों पर यकीन नहीं किया, ये सब मुझे बहुत पहले से मालूम हो गया था। बाहर खड़ा असर रेत का वो मुजस्मा बन चुका था जिसे ढेर करने के लिए हवा का एक झोंका ही काफ़ी था। मगर फिर भी जलाल, आप कुछ करें, मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। वो औरत होते हुए भी सफाकियत की आखिरी हदों पर थी। अशर का जवाब दे गया था। वो कमरे में दाखिल हुआ कि जलाल ताया की नज़रें उस पर पड़ी। उनका चेहरा साकिन हुआ। साइमा ताई की पुश्त अशर की जानिब थी। अशर बेटा तुम? जलाल ताया के होठों से उसका नाम अदा हुआ। साइमा ताई भी फौरन बढ़ती। अशर के तासुरात उन्हें ये समझाने के लिए काफ़ी थे कि वो सब सुन चुका है। अशर बेटा तुम कब आए? जलाल ताया ने माहौल में छाई हुई जानलेवा खामोशी को तोड़ा। उनके अल्फाज मुश्किल से अदा हुए। साइमा ताई भी फक चेहरा लिए उसे देख रही थी। अब्बू? अशर की आवाज़ में दर्द था। सिर्फ एक बार कह दे कि जो कुछ आपने कहा वो सब झूठ था। उसकी आवाज़ और अल्फाज शिकस्ता थे। जलाल ताया को अंदाज़ा हो चुका था कि वो सब सुन चुका है और अब बहुत देर हो चुकी है। वो खामोश रहे। कुछ तो बोले अब्बू, सिर्फ एक बार कह दें कि जो कुछ मैंने सुना है वो सब झूठ था। वो चिल्लाया। साइमा ताई ने कदम उसकी जाने बढ़ाए कि अशर ने हाथ उठाते हुए उन्हें रोका। वहीं रुक जाए अम्मी, वो सख्ती से बोला। साइमा ताई के कदम वहीं रुक गए। आपकी इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं अब्बू? वो रुका। जलाल ताया की आंखों में देखा कि मेरा बाप, जिसे मैं अपना सबसे बड़ा खैर ख्वाह, अपना हमदर्द मानता था, वो। उसके अल्फाज टूट गए। आपको ये सब करते हुए एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया अब्बू कि ये सब जानने के बाद मेरा क्या होगा? उसकी आंखें नम होने लगी थी, जबकि सामने खड़े जलाल ताया और साइमा ताई के पास कहने को कुछ ना था। मैं आपके लिए महज एक खिलौना था। जब चाहा उसके जज्बात से खेलते उसे खुश कर दिया और जब चाहा उसके जज्बात को मसल कर उसे तोड़ दिया। एक आंसू उसके रुखसार पर बह गया था। उसका दिल बहुत बुरी तरह टूटा था। उसने साइमा ताई की जानिब देखा। अम्मी तो शुरू से ही उसके खिलाफ थी, मगर आप अब्बू, आपने एक मोहरे की तरह मेरा इस्तेमाल किया। मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। वो रुका, गहरी सांस ली और फिर बोलने लगा। क्या माँ बाप ऐसे होते हैं कि औलाद में से किसी एक को बचाने के लिए दूसरे को बर्बाद कर देते हैं? उसने अपनों से चोट खाई थी, गहरी चोट। सब सच जानने के बावजूद भी आपने मुझे धोखे में रखा अब्बू। मगर उसने सख्ती से अपने बहते हुए आंसू साफ किए। कसूर आपका नहीं, कसूर मेरा है। आबरू ने मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश की, मगर मैंने यकीन नहीं किया, क्योंकि वो इस्तेज़ाइया हंसा। मुझे अंधा एतमाद था अपने माँ बाप पर, मगर आपने क्या किया? साबित कर दिया कि मैं वाकई अंधा था। जलाल ताया ने अल्फाज जमा करते कुछ बोलने की कोशिश की। बेटा एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं अब्बू, बहुत देर हो चुकी है। मैं समझ चुका हूँ कि अब आपको मेरी ज़रूरत बस यहीं तक थी। वो उनकी बात काटता बोला। आप मेरा खूब इस्तेमाल कर चुके हैं, अब मैं मज़ीद आपके हाथों इस्तेमाल नहीं होना चाहता। उसके लहजे में सख्ती थी। आज से आप ये समझें कि आपका ये बेटा आपके लिए मर गया। वो इतने सख्त अल्फाज अदा करते वहाँ से रुका नहीं, जबकि पीछे खड़े वो दोनों उसे पुकारते भी तो किस बुनियाद पर? जलाल, उसे रोकें। जलाल, आप कुछ करते क्यों नहीं? अशर के जाने के बाद वो वहीं बेड पर बैठ गई थी। आज पहली बार वो बेबस नजर आ रही थी। वो अब नहीं रुकेगा साइमा। उनकी आवाज़ शिकस्ता और लहजा बोझल था। क्यों नहीं रुकेगा? क्या हो गया है आपको जलाल? हम उसके माँ बाप हैं, वो हमारे कहने पर। क्या वाकई साइमा? जलाल ताया ने सख्ती से उनकी बात काटी। क्या तुमने वाकई कभी उसकी माँ होने का हक अदा किया है? साइमा ताई खामोश रही। आप जवाब दो साइमा, क्या तुमने कभी उसकी खुशी के बारे में सोचा है? उनकी आवाज़ ऊंची हुई। मगर जलाल, बस कर दो साइमा, खुदा के लिए बस कर दो। वो आज यहाँ हमसे खफा होकर गया है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने ही मुझे वो सब कहने पर मजबूर किया था। वो अब अपने हर अमल का इल्ज़ाम साइमा ताई पर लगा रहे थे। ना तुम मुझे उकसाती, ना मैं वो सब कहता। साइमा ताई फौरन बोली। इसमें मेरा क्या कसूर है जलाल? मैं तो बस अम्माद अम्माद अम्माद, हर वक्त सिर्फ अम्माद। तुम्हें हमेशा सिर्फ अम्माद की ही फिक्र रहती है साइमा। तुमने कभी अशर के बारे में इस तरह से नहीं सोचा जिस तरह तुम अम्माद के लिए सोचती हो। वो उनकी बात काटते बोले। आबरू से अपनी नफरत की वजह से तुम हमेशा असर को उसके खिलाफ उकसाती रही और आज नतीजे तुम्हारे सामने हैं। वो खामोश हुए। साइमा ताई बोलने लगी। वो मान जाएगा जलाल, आप एक बार उससे बात तो करें। वो हमारा बेटा। मैं इससे बात ज़रूर करूँगा साइमा, मगर मुझे मालूम है वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसका एतबार टूटा है और टूटा हुआ एतबार टूटे हुए कांच की उन किरचियों की मानिंद होता है जिन्हें चाहकर भी दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता।
जलाल ताया ये कहते हुए खामोश हो गए। अब तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है फैज़ान, राबिया बेगम गुस्से से बोलती लॉन्च में दाखिल हुई। जब तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम आई नहीं, तो अब भी तुम वहीं रहो। वो सोफे पर बैठती हुई बोली। उनके चेहरे से खफकी वाज़ेह थी। दूसरी जानिब से आती आवाज़ सुनते वो दोबारा बोली, अगर तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है ना फैज़ान, तो अब से हमें भी तुमसे कोई सरोकार नहीं। वो फ़ोन काटने ही वाली थी कि दूसरी जानिब से बोली जाने वाली बात सुनने लगी। इतने में महमल उनके पास आ बैठी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है फैज़ान कि हयात के घर वालों पर क्या क़यामत टूटी है। पहले हफ्सा की अचानक मौत, फिर रुतबा की बीमारी और अब आबरू की तलाक। उन्हें इस वक्त एक मजबूत सहारे की बहुत ज़रूरत है। जलाल भाई तो वैसे भी पहले से ही उनसे कता ताल्लुक कर चुके हैं, मगर तुम। वो रुकी, गुस्से से उनकी सांस फूलने लगी थी। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ फैज़ान कि खुदारा अब वापस आ जाओ, भूल जाओ माजी में हुए हर वाक्य को, अब सिर्फ हाल पर तवज्जो दो। ये कहते उन्होंने फ़ोन काट दिया कि महमल ने उन्हें मुखातिब किया। अम्मी, फैज़ान मामू वापस क्यों नहीं आना चाहते? राबिया बेगम ने उसकी जानिब देखा। बहुत लंबी कहानी है बेटा, इंसान का माजी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता और फैज़ान के साथ भी यही मामला है। उनकी ये बात महमल के दिमाग में मौजूद सवालों को बढ़ा गई। कैसा माजी अम्मी? राबिया बेगम ने गहरी सांस ली। तुम पूछ ही चुकी हो तो फिर सुनो कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो फैज़ान अपने खूनी रिश्तों के पास वापस नहीं आना चाहता। एक अरसे से मासी की बंद पड़ी किताब से धूल हटाते राबिया बेगम आज में मौजूद कुछ राजों से पर्दा हटाने वाली थी। फैज़ान को शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक था। वो कॉलेज के बाद अपनी तालीम हासिल करने के लिए कराची जाना चाहता था, क्योंकि उस वक्त हमारे इलाके में कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी मौजूद न थी। अब्बू ने उसे बहुत मुश्किल से इजाज़त दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि फैज़ान जो भी पढ़ना चाहता है वो उनकी आंखों के सामने रहकर पढ़े। मगर फैज़ान अम्मी का बहुत लाडला था और अम्मी के इसरार पर अब्बू को मानना पड़ा। वो रुकी, महमल की जानिब देखा जो गौर से उनकी बातें सुन रही थी। मगर फिर वही हुआ जिसका डर था। फैज़ान अपनी यूनिवर्सिटी में किसी लड़की को पसंद करने लगा था। उसने किसी को भी उसकी खबर न होने दी, मगर इस तरह की बातें ज़्यादा देर छुपी नहीं होती। उसकी डिग्री मुकम्मल होते ही अम्मी ने उसे वापस बुलाया, जिस पर उसका इनकार सबको शक में मुब्तला कर गया। फैज़ान को कराची में एक जॉब मिल गई थी, जिसे उसने कराची रहने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। माजी की किताब का हर वर्ग एक नई कहानी सुना रहा था। वो हर माह कुछ दिन के लिए घर आता था। वो उन दिनों घर पर ही मौजूद था जब अम्मी ने उससे रिश्ते की बात की, जिस पर वो फ़ौरन साफ इनकार कर गया था। अम्मी ने उसका रिश्ता बचपन से ही अपनी बहन की बेटी फातिमा से तय किया था। उसके साफ इनकार पर अम्मी भी बजीद हुई, मगर अम्मी के बहुत इसरार पर उसके इनकार की असल वजह हम पर जाहिर हुई थी। वो कुछ माह पहले ही उस लड़की से निकाह कर चुका था। वो रुकी, महमल के तासुरात देखे। अम्मी के लिए ये खबर किसी सदमे से कम ना थी। उन्हें फैज़ान पर मान था जो उसने बहुत बुरी तरह तोड़ा था, मगर फिर अम्मी ने एक गलत फैसला लिया जिसने फैज़ान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। महमल की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। अम्मी ने फैज़ान को अपनी कसम देते हुए उस लड़की को तलाक दिलवाई और फातिमा से उसका निकाह करवा दिया। राबिया बेगम ने गहरी सांस ली। गलती फैज़ान की भी थी, मगर अम्मी के इस फैसले से 3 जिंदगियां बर्बाद हुई थी। फैज़ान की, उसकी पहली बीवी की और फातिमा की। फैज़ान फातिमा को कभी भी वो मोहब्बत और चाहत नहीं दे पाया जिसकी वो मुस्तहक थी। मायूसी राबिया बेगम के चेहरे से वाज़ेह थी। फैज़ान की गलती ये थी कि वो उस लड़की से छुपकर निकाह करने के बजाय उसे सबके सामने लाता, मगर उसे मालूम था कि अम्मी कभी राज़ी नहीं होंगी, क्योंकि वो बचपन में ही अपने तीनों बेटों की रिश्ते अपनी बहनों की बेटियों से मंसूब कर चुकी थी। महमल अब भी तवज्जो से उनकी बात सुन रही थी। अम्मी के दबाव में आकर फैज़ान ने उस वक्त निकाह तो कर लिया था, मगर उसके बाद वो सिर्फ चंद माह पाकिस्तान रहा और फिर फातिमा के साथ हमेशा के लिए मुल्क छोड़ दिया। उस एक गलत फैसले ने हम सबको एक दूसरे से दूर कर दिया। उनका लहजा अफसरदा था। वो इन 30 सालों में सिर्फ 3 बार पाकिस्तान आया है। अम्मी, अब्बू और हयात के जनाजे को कंधा देने वो खामोश हो गई। मासी की किताब फिर से बंद हो चुकी थी। मगर अम्मी, क्या फातिमा ममानी ये सब जानती हैं? महमल के सवाल पर राबिया बेगम बोलने लगी। हाँ बेटा, वो सब जानती हैं। उन दोनों के दरमियान रिश्ता आज भी बहुत कमज़ोर है। उनकी बेटी भी उनका रिश्ता मजबूत नहीं कर पाई, क्योंकि वो रुकी। जिस रिश्ते की बुनियाद जिद और अना पर मबनी हो, वो रिश्ते कभी भी दिल से निभाए नहीं जा सकते। राबिया बेगम की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। उसकी फ़्लाइट का वक्त हो चुका था। वो अपना बैग उठाते अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। कुछ देर बाद वो जहाज़ में अपनी नशिस्त पर बैठा था।
उसने खिड़की से नजर आते मंजर पर निगाह डाली थी। आखिरी निगाह। वो आज ये सरजमीन छोड़कर जा रहा था, कभी वापस न आने के लिए। वो अशर सिद्दीकी था जिसने ज़िंदगी में सब हासिल करके सब गवा दिया। उस दिन जलाल ताया उसके पास आए थे। वो अपने हर अमल पर शर्मिंदा थे और अशर को उन सब मामलात से लाइल्म रखने पर उससे माफ़ी मांगी थी। अशर ने उन्हें माफ़ करते उस वक्त अपना फैसला सुनाया था कि वो बैरून मुल्क जाकर अपनी बकिया ज़िंदगी वहीं बसर करना चाहता है। जलाल ताया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी। साइमा ताई भी उसे सब ठीक कर देने का वादा करते उसे रोक रही थी, मगर इस बार वो रुकने वालों में से ना था। ये फैसला उसके लिए भी बहुत मुश्किल था, मगर ये फैसला उसके हक में बहुत बेहतर था। वो अब जाकर भी पहले जैसा नहीं बन सकता था। उसके साथ वाली सीट पर किसी ने अपना बैग रखा। अशर ने गर्दन मोड़ते हुए उस जानिब देखा। वो एक सियाह आंखों वाली लड़की थी। उसे बेइख्तियार आबरू याद आई। वो उसका मुजरिम था। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर वो उसका सामना करने का काबिल ना था। उसके कानों में उस दिन कोर्ट में आबरू से हुई आखिरी मुलाकात में उसके अल्फाज गूंजे, जिस दिन आपकी आंखों से पट्टी हटेगी ना अशर, उस दिन आप बहुत पछताएंगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और आज वो पछतावा में घिरा था। हर लम्हा, हर घड़ी उसके कहे गए अल्फाज उसे याद आते। वो आज खुद से सवाल कर रहा था कि वो आबरू से मोहब्बत का दावेदार था, मगर क्या मोहब्बत बगैर एतबार के भी हो जाया करती है? क्योंकि उसने आबरू पर एतबार ही नहीं किया था। मोहब्बत और एतबार उसने अपने घर वालों पर किया था, जिसका सिला उसे अपनी ज़िंदगी के बर्बादी की सूरत में मिला था। उसके पास रिश्ते थे, अपने थे, मगर धोखेबाज और खुदगर्ज। वो जान चुका था कि वो आबरू के काबिल ना था। वो कभी भी उसे वो ज़िंदगी नहीं दे सकता था जिसकी वो हकदार थी। वो मुस्कुराया, ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ बाहर देखा। वो उसकी ज़मीन से वाबस्ता हर तकलीफ़ दे यादें यही छोड़कर जाना चाहता था, क्योंकि उस ज़मीन से उसे धोखों के सिवा कुछ न मिला था। ये अशर सिद्दीकी का हासिल जिस्त था कि वो सब पाकर भी सब गंवा चुका था। सूरज तुलू हुए 2 घंटे बीत चुके थे। सूरज की रोशनी हर सू फैल चुकी थी। अहल ज़मीन आने वाले वक्त से बेखबर अपने अपने कामों में मगन थे। सिद्दीकी हाउस पर भी सुबह उतर चुकी थी। अब यह घर एक मकान में तब्दील हो गया था, जिसमें रहने वाले मक्कीन एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। साइमा ताई अम्माद की सज़ा का कसूरवार जलाल ताया को मानती थी, जबकि जलाल ताया अशर की दूरी का जिम्मेदार साइमा ताई को ठहराते थे। इस सब में वो अपनी तीसरी औलाद को फरामोश कर गए थे। जलाल ताया उस वक्त लॉज में बैठे फ़ोन पर किसी से मौन गुफ्तगू थे। चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। आप जितनी रकम मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ, आप बस मेरा काम कर दें। ये कहते हुए दूसरी जानिब से कहे जाने वाले बात सुनने लगे। जैसा आपको बेहतर लगे। वो ये कहते हुए लम्हे बाद फ़ोन काट चुके थे। उनका ज़मीर अब उन्हें माजी में किए गए उनके गुनाह याद दिलाता था, मगर वो हर बार ज़मीर की इस आवाज़ को खामोश करवा देते। अम्माद को सजा हुए 2 हफ्ते होने को आए थे। अशर ने भी जाकर सिर्फ एक बार फ़ोन करते उन्हें अपने बाहिफाजत पहुँचने की इत्तला दी थी। उसके बाद उसकी जानिब से कोई फ़ोन नहीं आया था। जलाल ताया ने कई बार उसे फ़ोन किया, मगर अशर ने एक बार भी उनका फ़ोन नहीं उठाया। वो अब तक अम्माद को रिहा करवाने के लिए भी कुछ ना कर सके थे। वो खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस करने लगे थे। उनका दिल बार बार उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश करता था कि ये उनका मकाफात अमल है जो आज वो तन्हा हो गए हैं। अपनी इन सोचों को झटकते उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए रिमोट उठाया और सामने दीवार पर नस्ब LED ऑन की थी। LED ऑन होते ही स्क्रीन पर एक न्यूज़ चैनल चलने लगा, जहां न्यूज़ एंकर चीख चीख कर ताज़ा तरीन खबर आवाम अन्नास तक पहुंचा रही थी। नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन खबर। जलाल ताया भी उस जानी मुतवज्जह हुए। लाहौर सेंट्रल जेल से रात को फरार होने की कोशिश करने वाले 6 मुल्जिमान का पुलिस की जानिब से एनकाउंटर कर दिया गया। जलाल ताया के कान एकदम खड़े हुए, जिनमें अली राशिद, असगर अली, अम्माद सिद्दीकी और जलाल ताया को महसूस हुआ कि लॉन्च की छत उनके सर पर आ गिरी। न्यूज़ एंकर आगे मजीद भी कुछ कह रही थी, मगर जलाल ताया के कान अम्माद सिद्दीकी के बाद और कोई नाम न सुन सके। उनकी आंखें शौक के मारे खुली की खुली रह गई थी। अम्माद सिद्दीकी नाम का बेशक कोई दूसरा मुल्जिम भी हो सकता था, मगर सामने स्क्रीन पर नजर आती तस्वीर उनके अपने बेटे की थी। वो यूं ही उस खबर के ज़ेरे असर बैठे थे कि उनकी समाज से कांच के टूटने की आवाज़ टकराई। वो फ़ौरन पलटे जहाँ साइमा ताई खड़ी थी।
बर्तन उन्हीं के हाथों से गिरा था। वो फटी फटी आंखों से स्क्रीन पर चलती अम्माद की तस्वीर के साथ मुंसलिक खबर देख रही थी, जबकि उनके हिलते हुए लब सिर्फ एक ही नाम पुकार रहे थे, अम्माद, अम्माद। उनके हाथ से टूटे बर्तन की खिरचियाँ जमीन पर बिखरी थी। जिस तरह उस घर के मकीन बिखर चुके थे, मकाफाते अमल की चक्की के दूसरे चक्कर का आगाज हो चुका था, जिसमें इस बार हर शख्स को उसके किए गए अमल का बदला मिलने वाला था। जी, तो यहाँ था ये एपिसोड कंप्लीट, और इसमें काफ़ी कुछ हुआ है जिसमें मुझे रुतबा के लिए बुरा लगा है। मानती हूँ मैं कि उसकी गलती थी, लेकिन अगर आप रुतबा को देख कर भी आप भी सबक ना सीखें तो फिर मुझे रुतबा से ज़्यादा आप पर गुस्सा आएगा कि ये सब बातें हमारे लिए ही बताई गई हैं और हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा रुतबा का कैरेक्टर पढ़ने का। तो मैं कहूँगी कि हाँ, इससे हमें सीखना चाहिए, ये नहीं कि जब तक हमारे साथ ना हो तो हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना। और आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, और बात करते हैं अब एपिसोड के बारे में। साइमा ताई हमेशा हर इल्ज़ाम आबरू पे लगाती हैं कि जो कुछ हुआ है आबरू की वजह से, और मैं हर इल्ज़ाम अशर पे लगाती रही हूँ कि जो हो रहा है उसके पीछे अशर है, सब अशर ने किया है। मैंने मर्डर भी अशर के सर ही डाल दिया था, जबकि उसने कुछ नहीं किया, और अब तो उसका चैप्टर क्लोज हो ही चुका है, लेकिन मेरा शक उस पर ही रहा है हमेशा। और मेरी ओवर थिंकिंग इतनी हो गई है कि अब मैं मान ही नहीं पा रही कि हाँ, अशर ने कुछ नहीं किया है। तो मेरे लिए ये ट्विस्ट है कि अशर विलन नहीं था। तो अब दाया जान की फैमिली को तो मिल गया उनका मकाफाते अमल, अब लाशारी फैमिली बचती है, और अब फैज़ी भी आ रहा है, तो देखते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है। हाँ, मुझे फैज़ी अब भी गलत ही लगता है, मैं उसे जस्टिफाई नहीं करूँगी, जितना भी उसने चाहे नहीं किया है चीट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही था। बाकी स्टोरी अच्छी चल रही है, और आपको कैसी लग रही है तो बताना ज़रूर है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।